बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बेटा। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है IFRS 16। ठीक है, लीज जो कि पहले जो है वो IS 17 हुआ करता था, फिर बाद में ये चेंज हो गया और अब ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा किसमें, IFRS 16 के। ठीक है, अब IFRS 16 बेसिकली जो आपका टॉपिक है ये है लीज से रिलेटेड। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक आ रहा है ये लीज से रिलेटेड आ रहा है। अब लीज क्या होती है, अगर आसान अल्फाज में इसको समझा जाए कि लीज क्या होती है। हमारा टॉपिक इसी तरीके से चलेगा, पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर हम शिफ्ट करेंगे उसके एमसीक्यूज और उसके क्वेश्चंस की तरफ। कंसेप्ट लेना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जो है वो चलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि लीज क्या होता है। बेसिकली लीज जो है वो एक किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली हम बात करें तो वो लीज क्या है सर, लीज जो है वो एक किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ जो है वो ग्रुप में आ जाता है। तो ये सारी चीजें, हाँ अगर कोई मेन पॉइंट आप लोग लिखना चाह रहे हो तो वो लिख लो। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो पीडीएफ में ग्रुप की फॉर्म में, ग्रुप में जो है वो पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो ये क्या है, किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो वो ये है, ये किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर हम आईएफआरएस से रिलेटेड बात करें कि भाई लीज क्या है, लीज के ऊपर आपने इसकी डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड वो आपसे एमसीक्यूज जो है वो पूछ सकता है। बल्कि इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। और वो साथ साथ जो है वो जो आपका एक थ्योरी का पार्ट है ना, उस थ्योरी के अंदर भी वो एक सिनेरियो बनाकर आपसे पूछ सकता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एक आसान सी डेफिनेशन है कि एसेट इज गिवन बाय लेसर टू द लेसी फॉर यूज इन सम कंडीशन। ये आपके लिए क्या है, एक लीज एग्रीमेंट होता है या लीज होता है कि एक ऐसी चीज, लेसर और लेसी क्या है यहाँ पर। लेसर वो है जो लीगली उस जगह का मालिक है। ठीक है, या लीगली उस एसेट का मालिक है, और वो आगे लेसी को रेंट आउट कर रहा है। अभी के लिए आसान अल्फाज में ये समझ लो कि वो लेसी को रेंट आउट कर रहा है, यानी कि जो मालिक मकान है वो क्या है, हमारे पास लेसर है। और जो किराएदार है, जो टेनेंट है, वो हमारे पास क्या है, लेसी है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उसमें लेसर जो है वो लेसी को एसेट देता है कि आप इस एसेट को यूज करो, और उस एसेट का राइट ऑफ यूज जो है वो लेसी को दे देता है कि आप इसको इस्तेमाल करो। और बदले में कंसिडरेशन में वो कुछ एक अमाउंट जो है वो उससे चार्ज करता है। जैसे कि हम नॉर्मली हमने देखा है कि हम अपना घर किराए पे दे देते हैं, रेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको उस घर का इख्तियार दे देते हैं कि भाई इस घर को तुम अब यूज करो। ठीक है, और हमें मंथली जो है वो तुम इसका क्या दे दिया करो, एक रेंट दे दिया करो। तो ये एक, अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो ये एक डेफिनेशन सी बनती है, एक एग्जांपल बनती है लीज की। लीज में दो चीजें आ रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एसेट इज गिवन बाय लेसर टू द लेसी फॉर यूज इन सम कंसीडरेशन। ठीक है, एसेट देगा कौन, है एसेट देगा, लेसर एसेट देगा, किसको एसेट देगा, लेसी को एसेट देगा। किस लिए भाई, कि वो उसको यूज कर सके, और लेसर को बदले में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, वो इन द शेप ऑफ मनी भी हो सकता है, और इन द शेप ऑफ कुछ और भी चीज हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो हम लीज के एग्रीमेंट की बात करते हैं तो लेसर को कंसिडरेशन के अंदर पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सर इस डेफिनेशन के अंदर ना दो चीजें आ रही हैं। एक आपने बात की है कि लेसर लेसी को क्या देगा, एसेट देगा। ठीक है, एक चीज सर आपने ये बताई है, और उस एसेट का राइट देगा कि वो इसको यूज कर सके, राइट ऑफ यूज। ठीक है सर, इस डेफिनेशन से जो आपने हमें बताई है कि एक इख्तियार मिलेगा लेसी को, एसेट मिलेगा, और वो उस एसेट के ऊपर उसका जितना भी जो यूज है वो यूज करेगा, तो बदले में कुछ पैसे देगा। तो इस डेफिनेशन से सर हमारे पास दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक आ रहा है एसेट, के लेसी को एसेट मिलेगा,
और दूसरी चीज आ रही है राइट ऑफ यूज, उस एसेट के साथ साथ राइट ऑफ यूज मिलेगा। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो मैंने देखे थे उसमें अगर वो आपसे एमसीक्यू से रिलेटेड पूछता है ना, वो किस तरीके से पूछता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो आपको सिनेरियो ऐसे बना के दे रहा होता है कि वो लीज एग्रीमेंट ही नहीं होता, और वो आपसे पूछता है कि बताओ कि ये लीज एग्रीमेंट है या नहीं है। तो उसमें आप टिक लगा रहे होते हो कि ये जो है वो लीज एग्रीमेंट। तो आपको लीज एग्रीमेंट के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एसेट, राइट ऑफ यूज। अब एसेट के अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं कि एसेट किस तरह का एसेट है भाई, और दूसरा राइट ऑफ यूज भी क्या चीज है, इसको थोड़ा सा डीपली में पढ़ना है, डेफिनेशन पे थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा। फिर उसके बाद जो है वो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए हमें कि लीज का एग्रीमेंट होता क्या है। एसेट, एसेट में जो सबसे पहली बात आ रही है ना, एसेट के अंदर जो सबसे पहली बात आ रही है वो ये आ रही है कि एसेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। एसेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। एसेट क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिफाइड का मतलब ये है, जैसे सपोज करो कि मैं ऑफिस जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट वाले से बात करता हूँ कि भाई तुमने जो है वो मुझे ऑफिस छोड़ना है और वापस जो है वो मुझे घर पे ड्रॉप करना। ये मैंने उससे एक एग्रीमेंट किया और मैंने कहा इसके बदले में तुम्हें मैं बदले में क्या दे दिया करूंगा, पैसे दे दिया करूंगा। उसने बोला ठीक है, ये हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया। अब क्या ये लीज एग्रीमेंट है? सर इसमें एसेट तो यूज हो रहा है लेसर का, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट वाला जिससे मैंने वो कहा है तो उसका एसेट तो मैं यूज कर रहा हूं ना, तो एसेट तो आइडेंटिफाइड है। नहीं, यहां पर एसेट आइडेंटिफाइड इस वजह से नहीं है। अब मैंने उसको बोला है कि तुमने मुझे छोड़ना है, तुमने मुझे लेना है, ये मैंने उससे एक एग्रीमेंट की, ये उससे मैंने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। अब भले वो मुझे मेहरान पे छोड़े, या भले वो मुझे कल्टस पे छोड़े, भले वो मुझे जो है वो सिविक पे छोड़ दे, भले वो मुझे रोला एक्सएलआई जीएलआई पे छोड़ दे, ठीक है। तो उसका, मेरा काम क्या है और उसका काम क्या है, छोड़ना और लेना। तो यहाँ पर एसेट जो है वो डिफाइन नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, तो ये एक लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाए। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो भी लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें एसेट जो है वो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, एसेट का पता होना चाहिए कि एसेट होता क्या है उसमें, ठीक है। अच्छा, अभी उसके ऊपर बाद में हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि सेकंड पे है। अच्छा, आइडेंटिफाई तो होता है, कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें एसेट जो है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में भी होता है और एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी होता है। एसेट में भी इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म, दोनों में हो सकता है। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है और जो है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है? इम्प्लिसिट फॉर्म ये होती है कि वो एग्रीमेंट के अंदर आपको बता दे कि ये एसेट है, साफ साफ मेंशन कर दे लीज एग्रीमेंट के अंदर, ये एसेट है जो आपको लीज पर दिया जा रहा है, तो वो तो एक इम्प्लिसिट फॉर्म होगी, ठीक है, बता दिया उसने एसेट के बारे में। ये आपके लिए क्या है, एक इम्प्लिसिट फॉर्म है। दूसरी क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये होता है कि आपका एग्रीमेंट ही इस तरीके से होता है कि आपको पता होता है कि भाई ये एसेट है जिसको हम लीज पर ले रहे हैं, उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आने की जरूरत नहीं होती। जैसे नॉर्मली मैंने अपने ऑफिस के अंदर क्या किया, मैंने अपने ऑफिस के अंदर ये किया कि एक एग्रीमेंट किया फोटो कॉपियर का। मैंने कहा कि मुझे एक बंदा चाहिए, ठीक है, जो फोटो कॉपी करके मेरे जो भी मेरे स्टाफ की नीड हो फोटो कॉपी की, वो करके दे दिया करे, ठीक है। अब उन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये भी लीज एग्रीमेंट कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब वो बंदा मैं ले रहा हूं तो साथ में वो मशीन भी लेकर आएगा जो कि फोटो कॉपी करके देगा। अब वो मशीन डिफाइन नहीं है, मैंने उनसे बात की फोटो कॉपी की कि भाई मुझे फोटो कॉपी करके देनी है आप, और पर फोटो कॉपी में आपको इतनी पेमेंट जो है वो कर दिया करूँ। तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो फोटोकॉपी बंदा ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो फोटोकॉपी के लिए आपसे यूएसबी लेगा और बाहर से फोटोकॉपी करके लाके देगा, नहीं, वो एक मशीन लेकर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो फिर मशीन से प्रिंट आउट करके या फोटोकॉपी करके आपको देगा। तो अब ये जो मशीन है, ये एग्रीमेंट के अंदर डिफाइन नहीं थी,
ठीक है। और मशीन एक ऐसी चीज है कि वो रोजाना ऐसा भी नहीं होगा कि उसको घर लेके जाएगा, अगले दिन नई मशीन लेकर आएगा कि आज इससे फोटोकॉपी निकालूंगा, तीसरे दिन वो एक और मशीन लेकर आ जाएगा, नहीं वो पुरानी वाली मशीन से मैं फोटोकॉपी नहीं निकाल रहा, आज मैं इस वाली मशीन से फोटोकॉपी निकालूंगा। तो वो मशीन भी क्या होगी, फिक्स रह जाएगी मेरे पास ही, और वो बंदा डेली आया करेगा और मुझे फोटोकॉपी निकाल कर दे दिया करेगा। तो ये भी एक एग्रीमेंट जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, लीज के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एसेट है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में, मतलब कि वो एग्रीमेंट के अंदर शामिल नहीं है, एग्रीमेंट के अंदर बात ही हुई है फोटोकॉपी। ठीक है। तो सेकंड कंडीशन, आइडेंटिफाइड तो है लेकिन इम्प्लिसिट फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी हो सकता है। इम्प्लिसिट फॉर्म में कि आप एग्रीमेंट में मेंशन कर देते हो, और एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये होता है कि आप वो काम मेंशन कर देते हो लेकिन उस काम की वजह से वो एसेट जो है वो आपके पास ही रहता है। ये तो हो गई दो कंडीशन एसेट में। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर लेट सपोज आप कोई एसेट लेते हो और लीज पर लेते हो लेकिन पोर्शन ऑफ एसेट लेते हो, पोर्शन ऑफ एसेट लेते हो। ठीक है। अब जैसे एक जगह है, वो जो है वो तकरीबन आप समझ लो कि 500 स्क्वायर फुट पे। ठीक है। अब उन्होंने उसके पार्टीशन किए, ठीक है, पार्टीशन करने के बाद जो है वो लीज एग्रीमेंट किया सबके साथ कि भाई हम अपने ऑफिस जो है वो आपको लीज आउट कर देंगे। ठीक है। अब उन्होंने पार्टीशन कर दिया और पार्टीशन करके बता दिया कि ये एरिया है 100 स्क्वायर फीट का जो आपको लीज पर दिया जाएगा और बदले में आपसे जो है वो रेंट लिया जाएगा। तो ये जो एरिया उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया अगर पोर्शन के अंदर, तो फिर वो लीज एग्रीमेंट के अंदर आएगा। ठीक है। अगर एरिया में जो है वो मेंशन नहीं करते या स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे वो कहते हैं कि भाई 500 स्क्वायर फुट की जगह चार लोगों को मैं लीज पर दे रहा हूँ, वो आकर अपना काम करें, और चारों लोग अपना आके काम कर रहे हो, वो रेंट भी दे रहे हैं लेकिन एरिया स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब एरिया स्पेसिफाइड नहीं है तो वहां पर भी आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कि आपको एरिया बाकायदा तौर पे सेटिस्फाई करना बताना पड़ेगा, और साथ साथ उसके पोर्शन करना पड़ेंगे। फिर जो है वो आपके पास जो है वो एसेट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है और वो लीज एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? अगर कोई सवाल कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है चैट पे। क्लियर है जी, क्लियर है जी, ठीक है जी। और बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है। एरिया स्पेसिफाई हो गया। ठीक है, मैंने एक तो बात बताई कि आप पोर्शन ऑफ एसेट के अंदर क्या करते हो, पोर्शन ऑफ एसेट के अंदर सर हम एरिया स्पेसिफाई कर देते हो, फिजिकली आप उसको क्या कर देते हो, सेपरेट कर देते हो। ठीक है, अगर फिजिकली आप उसको सेपरेट कर देते हो तो वो भी लीज एग्रीमेंट में शामिल हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसी एसिड का नेचर होता, सॉरी, नेचर आपके एसिड की ऐसी होती है कि उसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे जैसे कि इसमें एग्जांपल लो, कोई पाइपलाइन है। ठीक है। अब वो पाइपलाइन है, वो लीज पर ले लिया आपने। अब पाइपलाइन में तो आप एरिया स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना कि यहाँ से यहाँ तक की पाइपलाइन मेरी है, यहाँ से यहाँ तक की पाइपलाइन किसी और बंदे की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पाइपलाइन जो है वो होते हैं ना, गैस मुआहदे हो जाते हैं जैसे पाकिस्तान और ईरान का हो रहा था। तो वहां पर जो एग्रीमेंट आ रहा था वो एक पाइपलाइन का आ रहा था कि ईरान क्या करेगा, पाकिस्तान में गैस देगा। कैसे गैस देगा? पाइपलाइन के थ्रू गैस देगा, और उसके बदले में पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अब ये जो पाइपलाइन है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ईरान साथ में उसी पाइपलाइन में से जगह दे दे किसको, अफगानिस्तान को दे दे, उसी में से किसी और मुल्क को दे दे। अब ये जो एग्रीमेंट है, अब यहाँ पे एरिया स्पेसिफाई नहीं हो सकता कि भाई पाइपलाइन कितनी पाइप। तो उसमें आपको आईएफआरएस या आईएस ये कहता है कि भाई अगर आपका एसेट ऐसी नेचर का है जिसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते या जिसका एरिया आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि जो लेसी है, अगर लेसी
90% या 90% से ज्यादा, 90% या 90% से ज्यादा सब्सटेंशियल बेनिफिट ले रहा है तो वो लीज में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बताई पोर्शन ऑफ एसेट के अंदर कि लेट सपोज आपके पास एक ऐसा एसेट है जिसका एरिया आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पाइपलाइन की। ठीक है, तो अब उसमें उस नेचर में क्या होगा, उसमें ये होगा, उसमें आपको आईएस या आईएफआरएस ये कहता है कि उसके अंदर अगर लेस्टी का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो 90% या 90% से ज्यादा है तो फिर वो आपके लीज में शामिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी अपने पास लिख लीजिएगा कि इफ सब्सटेंशियल बेनिफिट ऑफ द कैपेसिटी नाइन्टी और मोर देन 90, तो वो आपका लीज एग्रीमेंट में शामिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे, अच्छा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में आपको दोबारा से डिफाइन कर दूं। अच्छा, दोनों पॉइंट में डिफाइन कर देता हूँ, एक फोटोकॉपियर वाला और दूसरा। देखो, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी इम्प्लिसिट की और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में मैंने आपको बताया कि भाई वो एसेट जो है वो डिफाइन होगा एग्रीमेंट में, कंफर्म होगा कि भाई डिफाइन है, वो एग्रीमेंट के अंदर है कि इस एसेट की आप क्या कर रहे हो, लीज ले रहे हो। ठीक है, और एक्सप्लिसिट में मैंने आपको बताया कि वो डिफाइन नहीं होगा एसेट, लेकिन फिर भी वो लीज में आ रहा होगा। उसका रीजन क्या है, फोटोकॉपियर वाली एग्जांपल दोबारा से समझ। देखो कि लेट सपोज मैं अगर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि यार मुझे जो है वो फोटोकॉपीज का इशू होता है, ऑफिस के अंदर फोटोकॉपीज बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, और मैंने एक मशीन भी रखी हुई है, मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप एक काम करो, मुझे फोटोकॉपीज जो है वो निकाल कर दे दिया करो। ठीक है, मेरे ऑफिस की जितनी भी फोटोकॉपीज होती हैं, जितने भी प्रिंट आउट होते हैं, वो आप निकाल कर दे दिया करो, और पर कॉपी जो है वो मुझसे इतने चार्ज कर लिया करो। ठीक है, अब एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बात शामिल आ रही है, एग्रीमेंट के अंदर ये हो रहा है कि आपने उससे जो बात की है वो पर कॉपी की बात की है कि मैं पर कॉपी आपको 1 रुपया दूंगा या पर कॉपी मैं आपको 2 रुपया दूंगा, जितनी भी कॉपीज होंगी उसको रेट के साथ हम मल्टीप्लाई करके आपको पेमेंट करें। ठीक है, यहां पर मैंने उससे जो बात की है वो पर कॉपी बात की। ठीक है, लेकिन अब वो कॉपी निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है मेरे ऑफिस के अंदर क्या लेकर आएगा, वो एक फोटोकॉपी मशीन लेकर आएगा जिससे वो मुझे कॉपी निकाल के देगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं उसको मेल करूंगा या मैं उसको व्हाट्सअप करूंगा यार ये कॉपी निकाल के दो, वो फिर आएगा वो कॉपी निकाल कर वो मुझे देके जाएगा ऑफिस में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऑन द स्पॉट आपको फोटोकॉपी चाहिए होती है या किसी भी चीज का प्रिंट आउट चाहिए होता है। तो अब वो क्या करेगा, मेरा जो उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप फोटोकॉपियर वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखो ना, उस पर मशीन की बात नहीं हो रही होती, उस पर पर कॉपी पे बात होती है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर डिफाइन हो जाती है मशीन। लेकिन हमने उसके अंदर ये नहीं कहा हुआ कि भाई हम मशीन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपसे। लेकिन बात ही इस तरह की हो रही है कि ऑब्वियस सी बात है उसको वो मशीन लेकर आकर मेरे ऑफिस में रखनी होगी, तभी वो मुझे कॉपी दे सकेगा, अदरवाइज नहीं दे सकेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी आप किसमें शामिल करते हो, लीज के अंदर शामिल करते हो। समझ में आ रही बात कि ऐसा एसेट जो डिफाइन नहीं है लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता। क्लियर हो गई बात फोटोकॉपी वाली? नहीं, अगर आपकी मशीन अपनी हो फिर बंदा क्यों हायर कर रहे हो यार, जब मशीन ही आपने अपनी रखी हुई है तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो वो सैलरी एक्सपेंस है बेसिकली।
आप जो है वो उस बंदे को अगर हायर करते हो तो वो आपका एम्प्लॉय हो। क्योंकि फोटोकॉपियर वाला एक बेस्ट एग्जांपल मेरे माइंड में इस वजह से आई, क्योंकि नॉर्मली इसके अंदर एसेट डिफाइन नहीं होता है, इसमें कॉपी के पेजेस डिफाइन होते हैं कि भाई कितनी कॉपीज आप देंगे, उसके बदले में हम आपको इतना पे करेंगे। तो वो भी एक लीज एग्रीमेंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट हो गया, अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। अब फोर्थ पॉइंट पे ना, इफ सप्लायर हैज राइट टू सब्स्टिट्यूट। ये पॉइंट एक शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं ऑफिस के लिए एक कार लेता हूँ, ठीक है, आने जाने के लिए उसको मैं पे करता हूँ, तो वहां पे डिपेंड करता है जो सप्लायर है वो मुझे, अगर उसके पास ये ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट का, कि आज वो मुझे इस गाड़ी पे लेके जा रहा है, ठीक है, कल वो मुझे उस गाड़ी पे लेके जा रहा है, तो वो चेंज कर रहा है बार बार कार, तो वो लीज एग्रीमेंट में शामिल नहीं है। ठीक है। अगर सप्लायर के पास ये ऑप्शन नहीं है, मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा तो मैं जीएलआई पे ही जाऊंगा, या मैं जाऊंगा तो एक्सएलआई पे ही जाऊंगा, ठीक है, मैंने उससे एग्रीमेंट के अंदर डिफाइन कर दिया कि भाई आपके पास सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन नहीं है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, ये बात सुनिएगा, कभी कभार आप उसको सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन दे भी देते हो, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं होता सब्स्टिट्यूट लेकर आना। जैसे कि अभी फोटोकॉपियर की एग्जांपल दी मैंने, कि वो रोजाना अपनी मशीन छोड़कर एक नई मशीन तो नहीं लाके देगा ना आपको सब्स्टिट्यूट के लिए, वो उस मशीन को आपके लिए फिक्स कर देगा। भले किसी दूसरे ऑफिस में भी उसको फोटोकॉपी निकालनी हो, तो वहां पर वो दूसरी मशीन ला के रखेगा, रोजाना मशीन्स को वो चेंज नहीं करता रहेगा। अब यहां पर सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूट ऑप्शन भी है, लेकिन वो उसको सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वो जो है वो पॉसिबल नहीं है कि डेली बेसिस पे मशीन को चेंज करे। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज मैंने एक प्लांट के लिए मशीनरी जो है वो ली, हैवी मशीनरी ली और अपनी फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करवाई, और वो मशीनरी मैंने लीज पर ली, लेकिन मैंने उसको सब्स्टिट्यूट ऑप्शन दे दिया कि भाई अगर तुम चाहो तो इस मशीनरी को किसी और को भी रेंट आउट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो वो मेरे लिए यूज हो रही होगी, जब वो प्रोडक्शन करेगा तो वो उसके लिए यूज हो रही होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन दे दिया मैंने उसको, लेकिन वो बेचारा इसको सब्स्टिट्यूट ऑप्शन बना ही नहीं सकता अपने लिए, कि अगर किसी दूसरी फैक्ट्री के अंदर उस मशीनरी की जरूरत है तो वो पूरा का पूरा प्लांट उठाकर थोड़ी दूसरी फैक्ट्री के अंदर जाकर के इंस्टॉल करेगा। उस फैक्ट्री के लिए वो एक नया प्लांट लेगा और वहां पर जाकर इंस्टॉल करेगा, क्योंकि ये उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूट ऑप्शन हो, लेकिन वो उसको कर ना सकता हो, यूज ना कर सकता हो, यूटिलाइज ना कर सकता हो, तब तो वो क्या है, लीज का पार्ट है। लेकिन अगर वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, कोई एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने कार की एग्जांपल दी, कार को तो चेंज कर सकता है ना, तो अगर वो कार को या किसी ऐसी चीज को उसके पास सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन है और वो उसको चेंज भी कर सकता है, तो फिर वो आपका लीज एग्रीमेंट में शामिल नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है सप्लायर वाली? जी, बिल्कुल मुहित सही कह रहे हैं आप। स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें ये एसेट चाहिए। ठीक है, तो ये सप्लायर के पास ऑप्शन वाला भी याद रखना, सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन होगा, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो लीज एग्रीमेंट है। लेकिन अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो फिर वो लीज एग्रीमेंट में शामिल नहीं होगा। तो ये तो हमने एसेट के बारे में कुछ पढ़ लिया कि भाई लीज एग्रीमेंट के अंदर एसेट की नेचर क्या होनी चाहिए, एसेट किस तरह का होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि एसेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एसेट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्शन ऑफ एसेट जो है उसमें मैंने कहा कि वो डिफाइन होना चाहिए, और मैक्सिमम मैक्सिमम जो बेनिफिट हो लेसी को 90% होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने सप्लायर की बात की कि भाई अगर सप्लायर के पास, सप्लायर हैज अ ऑप्शन फॉर अ सब्स्टिट्यूट,
मगर वो उस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकता तो फिर वो लीज एग्रीमेंट में आएगा। अगर वो ऑप्शन को यूज कर सकता है देन आप उसको लीज में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, ये हमारे एसेट की बात होगी। अब हम उसके बाद बात कर रहे हैं राइट ऑफ यूज की। ये बातें मैंने इस वजह से बताई है क्योंकि ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है, इस वजह से हमने इसके ऊपर इतना टाइम दिया। राइट ऑफ यूज की बात करते हैं। देखो राइट ऑफ यूज के अंदर जो है वो आपके पास, राइट ऑफ यूज के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो पहला राइट जो है वो आपके पास ये होना चाहिए कि भाई सब्सटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम यूज शुड बी लीज लेसी। फ्रॉम यूज शुड बी लेसी। ठीक है, लेसी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो या प्रॉफिट कह रहा हूं, जो यूज होगा उस एसेट का वो मैक्सिमम कौन यूज कर रहा होगा? लेसी यूज कर रहा होगा, लेसर यूज नहीं कर रहा होगा, या कोई और थर्ड पार्टी आकर यूज नहीं कर रही हो। अगर तो ऐसा है, मैक्सिमम बेनिफिट जो है या मैक्सिमम यूज जो है वो लेसी के पास है, तो फिर वो राइट ऑफ यूज के अंदर काउंट होता है। यानी कि अगर मैं घर ले लेता हूँ किराए पे, ठीक है, और उस घर को मैं यूज करता हूँ बिजनेस पर्पज के लिए, तो राइट ऑफ यूज आ गया मेरे पास, मैं यूज कर रहा हूँ 1 महीने के लिए। लेट सपोज अगर ऐसा हुआ 1 महीने के लिए उसको मैंने खाली छोड़ दिया और मैं उसका किराया भी पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, लेकिन मालिक मकान मुझे कहता है 1 महीने से खाली तो पड़ा हुआ है, आप एक काम करो कि यार इस बंदे को अपने पास रख लो। तो अब यहाँ पर बेनिफिट या जो मैक्सिमम यूज है वो मेरा नहीं है, वो किसका है? लेसर का है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लीज में काउंट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी किसकी होनी चाहिए? लेसी की ही होनी चाहिए, लेसर या किसी थर्ड पार्टी की नहीं होनी चाहिए। या मैक्सिमम बेनिफिट कौन उठा रहा, कौन ले रहा हो? लेसर ले रहा हूं, लेसी ले रहा हूं, लेसर ना ले रहा हूं। ठीक है, ये बात आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, राइट टू कंट्रोल। ये पॉइंट आपके पास राइट ऑफ यूज के अंदर होना चाहिए, राइट टू कंट्रोल। पहला कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो कौन ले रहा हो? लेसी ले रहा हूं। दूसरा कि राइट टू कंट्रोल भी किसका हो? लेसी का हो। राइट टू कंट्रोल लेसी, लेसी के ही पास हो, लेसर के पास ना हो। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं थोड़ी सी। एक गाड़ी मैंने लीज पर ली, ठीक है, उससे मेरा एग्रीमेंट हुआ कि यार ये गाड़ी जो है वो 24 आवर्स के लिए मुझे चाहिए। उसने बोला चलो ठीक है आप रख लो 24 आवर्स के लिए। अब मैंने कहा गाड़ी भी जो मुझे जो है वो एक्सएल आई चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एसेट जो है वो आइडेंटिफाई हो गया, एक्सएल आई गाड़ी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एसेट डिफाइन भी हो गया, इम्प्लिसिट फॉर्म में हो गया। उसने बोला कि आपको मैं एक ड्राइवर दूंगा, ठीक है, और आपको जहां जाना हो आप उस ड्राइवर को बोल दीजिएगा, वो आपको लेकर भी आएगा और छोड़कर भी आएगा, और आपने मंथली मुझे इतना पे करना है। मैंने बोला चलो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन भी नहीं है, मैंने उसको कहा मुझे यही एक्सएल आई चाहिए। ठीक है, तो एसेट के अंदर तो वो फॉल कर गया। बेनिफिट भी सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, मुझे जहां जाना है मैं उस गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ। राइट ऑफ यूज के अंदर जो पहला पॉइंट था, सब्सटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम यूज शुड बी लेसी, पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि ज्यादा बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? लेसी को मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ड्राइवर को ये बोला कि मुझे जो है वो जाना है लियाकत नशर, सपोज कर लो मुझे जाना है शाह फैसल से लियाकत नशर। उसने बोला ठीक है सर, आपने रखा ही इसलिए मैं ले जाऊंगा आपको। मैंने बोला एक काम करो तुम चले जाओ शारा फैसल, शारा फैसल से तुम जौहर चले जाना, फिर जौहर से तुम आगे मिलीनियम वाली जगह से मुड़कर और तुम सीधा सीधा आगा खान निकल जाना, फिर उसके बाद आगे लियाकत नेशनल आ जाओ। तो बोला नहीं सर, एक काम ये करूंगा मैं शारा फैसल निकलूंगा, लेकिन मैं जौहर पे नहीं कट लूंगा बल्कि मैं पीएफ पे कट करूंगा, और वहां से सीधा सीधा स्टेडियम निकलूंगा, और फिर स्टेडियम से मैं जो है वो लेफ्ट पे टर्न करके लियाकत नेशनल आ जाऊँ। अब यहाँ पर मैं उसको कह रहा हूँ कि तुमने जौहर वाले रास्ते से जाना है, वो कह रहा है कि मैं स्टेडियम वाले रास्ते से जाऊंगा। तो अब यहाँ पर राइट टू कंट्रोल नहीं हुआ,
मैंने उसको जो बोला कि भाई यहाँ यहाँ से जाओ, वो मना कर रहा है मुझे। वो कह रहा है नहीं, आपका बात ये हुई थी कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है, अब मैं जैसे मर्जी पहुंचाऊं आपको, मैं भले स्टेडियम वाले से पहुंचाऊं या भले मैं जौहर वाले रास्ते से पहुंचाऊं, तो यहाँ पर मेरे पास राइट टू कंट्रोल नहीं है। मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। हाँ, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो तो अचीव हो रहा है, लियाकत नेशनल तो पहुंच रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से लेके जा रहा है, तो ये भी एक लीज एग्रीमेंट काउंट नहीं होगा। जहां पर आपके पास बेनिफिट तो है, बेनिफिट फ्रॉम यूज तो है, लेकिन राइट टू कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर, वहां पर आपके पास जो है वो लीज में काउंट नहीं होगा। जैसे इसमें छोटी सी एग्जांपल ले लो कि भाई एक जो है वो फ्लैट में ले ले, एक शॉप में ले लेता हूँ, ठीक है, शॉप में ले लेता हूँ और रेंट आउट उस रेंट पे लेता हूँ, उसमें मैंने कोई बिजनेस करना है, ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस करना है, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बिजनेस करना है। जैसा ने बोला ठीक है, ले लो आप, ठीक है, ऐसे डिफाइन हो गया शॉप। फिर उसके बाद जो है उसको 24 आवर्स के लिए मैंने लिया है। अब वो सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता उसका, कि आज वो कहे कि इस शॉप पे बिजनेस कर लो, कल वो कहे कि दूसरी मेरी शॉप है उस पे बिजनेस कर लो, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एसेट तो डिफाइन हो गया। अब बेनिफिट भी मैं ही ले रहा हूँ 24 घंटे, लेकिन उस लेस्टर ने मेरे साथ एक शर्त रख दी कि भाई एक काम ये करो कि तुम दिन के अंदर ना, दिन में तुमने अगर बिजनेस करना है ना, और तुमने फूड का बिजनेस करना है, तुम एक काम करो, यहाँ पर फूड के बिजनेस में जो मैं ये कह रहा हूँ इस आइटम को सेल आउट करो अपने। या वो मना कर देता है कि भाई तुम्हारे पास ये आइटम सेल आउट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास दूसरा आइटम जो है इसको रखो और इसको सेल आउट। तो अब मेरे पास कंट्रोल तो नहीं रहा, मैं उसके हिसाब से अपनी चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसको सेल आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लीज का एग्रीमेंट होगा वो लीज का एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा जहां पर आपके पास कंट्रोल ना हो। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आप लोगों को डिफाइन की है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जी बिल्कुल, सब चीजें आप एलएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे। मैक्सिमम यूज कौन कर रहा हो, लेस ही कर रहा हो। देखें मुहिब, मैं आपको बता रहा हूँ, सप्लायर वाली बात मेरे ख्याल में आप ये पूछ रहे हैं, 4 पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट सपोज अगर सप्लायर के पास ऑप्शन भी होता है सब्स्टिट्यूट का, ठीक है, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं है वो सब्स्टिट्यूट लेकर आना, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, एक जनरेटर में लीज पर ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब जनरेटर को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, आज लाइट नहीं, सप्लायर आया, उसने बोला मैं आपको दूसरा जनरेटर दे रहा हूँ, ये जनरेटर लेके जा रहा हूँ, तो अब इसको वो शिफ्ट आउट कर सकता है, आपको वो सब्स्टिट्यूट दे सकता है। तो ये आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो एसेट को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ऐसा हो कि सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन हो, लेकिन सप्लायर के लिए पॉसिबल ही ना हो। जैसे हैवी मशीनरी हो गई, ठीक है, अब हैवी मशीनरी इंस्टॉल की मैंने अपने पास, उसने सप्लायर ने मुझे इंस्टॉल करके दी। अब कल को एक और फैक्ट्री को भी वो मशीनरी चाहिए। अब सप्लायर मेरे पास आएंगे कि भाई ये मशीनरी दिन में तुम इस्तेमाल कर लिया करो, रात में उस फैक्ट्री को दे दूंगा वो इस्तेमाल कर लिया के लिए, तो वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। डेली बेसिस के ऊपर वो उसको जो है वो डिसमेंटल करेगा और फिर उसको वहां पे जाके इंस्टॉल करेगा, फिर वहां से रात के टाइम डिसमेंटल करेगा और फिर यहाँ पर आकर इंस्टॉल करेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन है, लेकिन वो इसको अवेल ही नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास वो लीज एग्रीमेंट में ही काउंट होगा। और लास्ट वाला पॉइंट मैंने ये बताया कि राइट टू कंट्रोल भी होना चाहिए। अगर वो उससे यूज कर रहा है लेकिन साथ साथ उसके पास कंट्रोल है, तो वो लीज एग्रीमेंट में शामिल है। अगर उसके पास कंट्रोल का जो है वो जो एलिमेंट है वो मिसिंग है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा सर, अब हमारे पास जो है वो कुछ लीज की टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ लीज। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ लीव्स में हमारे पास जो टाइप्स होती हैं वो दो,
लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। तो पहले हम बात करेंगे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो टाइप है वो है दो। अच्छा, कुछ टीचर्स कहते हैं कि पहले जो है आपके पास जो आई एस 16 आई एस 17 होता था लीज से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हुआ करती थी या दो कैटेगरीज हुआ करती थी। अब सिर्फ एक ही कैटेगरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी दो कैटेगरीज हैं। लेकिन IFRS 16 जो ज्यादा फोकस करने को कहता है वो एक कैटेगरी के ऊपर करता है, तो आगे चल के आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो पहले हुआ करता था वो ये होता था कि हमारे पास जो लेसी के अंदर जो टाइप्स होती थी वो दो तरह की हुआ करती थी, जो अभी भी टीचर आप लोगों को बता देते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, और जो सेकंड होती थी आपके पास वो होती थी फाइनेंस लीज। ये पहले हुआ करता था। पहले का मतलब क्या है, IAS 17 के अंदर। तो अब ये चेंज होकर IFRS 16 हो गया। तो पहले ये हुआ करती थी। अब जो है IFRS 17 आपको ये कहता है कि आपके पास जो टाइप्स हैं वो दो ही हैं, लेकिन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज को उसने नाम दे दिया है स्पेसिफाइड अप्रोच और जनरल अप्रोच। तो अब ये काउंट होता है क्या, स्पेसिफाइड अप्रोच, या इसको आप सिंपल अप्रोच भी कह सकते हो, सिंप्लीफाइड अप्रोच। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक अप्रोच जो है वो आपके पास जो है वो जनरल अप्रोच होती है। दो काइंड्स खत्म नहीं हुई है, उनके नाम चेंज हुए। ऑपरेटिंग लीज को अब कहा जाता है सिंप्लीफाइड अप्रोच, और फाइनेंस लीज को अब कहा जाता है जनरल अप्रोच, ठीक है। लेकिन एक और चेंजिंग ये आई है, IFRS 17 ये कहता है, पहले ये होता था कि हमें खुद आइडेंटिफाई करना होता था कि ऑपरेटिंग लीज में हमारी कौन सी लीज काउंट करेगी और फाइनेंस लीज के अंदर हमारी कौन सी लीज जो है वो काउंट करेगी। लेकिन अब आपको IFRS 17 ये कहता है यू आर बाउंड टू एवरी लीज इन दी जनरल अप्रोच, ठीक है। अब आपने जितनी भी आपकी लीज के एग्रीमेंट होंगे, आपने उसको जनरल अप्रोच के तहत देखना है। यानी कि जो पहले नाम हुआ करता था फाइनेंस लीज का, अब वो नाम हो चुका है जनरल अप्रोच का। और अब जितने भी आपके लीज के एग्रीमेंट हुआ करेंगे, जिस तरह के भी एग्रीमेंट हो, ठीक है, एग्रीमेंट कैसे होंगे वो तो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में समझा दिया। तो अब वो कहां पर लाई करेंगे, जनरल अप्रोच में। सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज नहीं होती, जनरल अप्रोच जो है वो यूज होती है। मैं एक वर्ड भी लिख देता हूं। लेसी की हम बात कर रहे हैं कि लेसी इज बाउंड टू एवरी लीज इन टू जर्नल अप्रोच, ठीक है। सिंप्लीफाइड अप्रोच में नहीं जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ ऐसे आपके लीज एग्रीमेंट होते हैं जो कि सिंप्लीफाइड अप्रोच में जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है लीज के, लेसी के एतबार से उसको आप काउंट कहाँ करोगे, जनरल अप्रोच में करोगे, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सिंप्लीफाइड अप्रोच में भी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी MCQs आ सकते हैं और मैंने देखे। अभी हम हमारा जो टॉपिक रहता है वो यही रहता है
थ्योरी पढ़ने के बाद हम एमसीक्यूज और क्वेश्चंस पे जाते हैं ना, तो मैं आपको एमसीक्यूज दिखाऊंगा कि सिंप्लीफाइड अप्रोच से रिलेटेड भी आपके एमसीक्यूज आते हैं और जनरल अप्रोच से भी आते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस होती है ना सारी की सारी, वो होती है जनरल अप्रोच से, क्योंकि हम यूज ही जनरल अप्रोच करते हैं। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर वो आपको डाल सकता है, कंडीशन दे दे कि भाई इस तरह का जो है वो आपका एक लीज एग्रीमेंट हुआ है, अब बताओ कि वो आपका जनरल अप्रोच में जाएगा या सिंप्लीफाइड अप्रोच में जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड अप्रोच में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे लीज से रिलेटेड, वो डील कहां पर होंगे? आपके जनरल अप्रोच में। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको आईएस 17 जो है कि छूट देता है कि भाई कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको आप सिंप्लीफाइड अप्रोच में भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप उनको जनरल अप्रोच में लेके जा रहे हो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, जनरल अप्रोच भी यूज कर सकते हो उनके लिए। लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसने आपको थोड़ी सी छूट ये दे दी है कि आप चाहो तो उसको जनरल अप्रोच में रखो, चाहो तो आप सिंप्लीफाइड अप्रोच में रखो। ठीक है, वैसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, दोबारा बता रहा हूं, लेसी इज बाउंड टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट या एवरी एग्रीमेंट, एवरी लीज एग्रीमेंट इनटू जनरल। ठीक है, वो उसको ट्रीट कैसे करेगा? जनरल अप्रोच के अंदर ट्रीट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या हो सकते हैं जिनको हम अपनी स्पेसिफाइड या सिंप्लीफाइड, सॉरी स्पेसिफाइड में बार बार बोल रहा हूँ, सिंप्लीफाइड अप्रोच के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच के अंदर ही कैटेगराइज करें, वो वाले भी आपके जनरल अप्रोच में जा सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर फिर आपको वो छूट दे देता है, आपको ऑप्शन दे देता है, चाहो तो जनरल अप्रोच में रखो, चाहो तो आप उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेकर जाओ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंप्लीफाइड अप्रोच में कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो सिंप्लीफाइड अप्रोच में आप लेके जाते हो। देखो, ऐसे एग्रीमेंट जिनका टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो 12 मंथ्स का हो। आपने कोई चीज लीज पर ली है और उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 12 मंथ्स का है, तो आप उसको चाहो तो जनरल अप्रोच में रखो, चाहो तो आप सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेकर चले जाओ। 12 मंथ्स लीज एग्रीमेंट। लेकिन यहां पर दोबारा से बता रहा हूं, यू हैव अ ऑप्शन कि आप इसको जनरल अप्रोच में लेके जाओ या सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेके जाओ। तो इस तरह का ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपने कोई एसेट लिया है लीज पर और वो 12 मंथ्स के लिए लिया है, टाइम पीरियड बहुत कम है, तो आप उसको कहाँ लेके जा सकते हो? सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेके जा सकते हो। अच्छा, सेकंड वो आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपके एसेट की वैल्यू बहुत कम है, बहुत नॉमिनल सा आपका एसेट है जिसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है, तो उसको आप जनरल अप्रोच में नहीं बल्कि आप उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेकर जा सकते हो, यानी कि उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो सिंप्लीफाइड अप्रोच में हो। मिनिमम अमाउंट आईएस ने जो आपको डिफाइन की है वो $5,000 डिफाइन। $5,000 का अगर आपका एग्रीमेंट है तो मे बी और कुड बी फॉल इन सिंप्लीफाइड अप्रोच। ठीक है, तो वो जा सकता है आपके पास सिंप्लीफाइड अप्रोच में। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, आपको ये नहीं कहता कि आप उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच में ले जाओ, ये कहता है जब आप उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेकर जाओगे तो आप एक डिस्क्लोजर दोगे अपनी, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होगी उसके अंदर, कि आपने डिस्क्लोजर देना है कि हम इसको अपने सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेके जा रहे हैं क्योंकि इसका टाइम पीरियड 12 मंथ्स का था या बिलो टू दी $5,000 था, तो इस वजह से हमने इसको सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेकर गए हैं। मतलब कि डिस्क्लोजर देना भी जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी लीज के एग्रीमेंट होंगे वो सारे के सारे फॉल कहाँ करेंगे? आपके पास जनरल। यहां तक क्लियर हो गई बात? कुछ पूछना हो? नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जब इसको क्योंकि हमने पढ़ना ही क्या है, अब जनरल अप्रोच करनी है। ठीक है,
अब हमने जो है वो सिंप्लीफाइड अप्रोच नहीं पढ़नी, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स ही कौन किसके आएंगे आपके पास, ये अगर एमसीक्यूज आएंगे रिलेटेड टू जनरल अप्रोच आएंगे, सिंप्लीफाइड अप्रोच नहीं आ सकते, क्योंकि हम उसके अंदर आप प्रैक्टिकली आप उसके अंदर चीजों को नहीं लेके जाते। एक पहली बात तो ये होगी। हाँ, थ्योरी के एमसीक्यूज वो आपसे पूछ सकता है, तो जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि भाई सिंप्लीफाइड अप्रोच में कौन कौन से एग्रीमेंट लाए करते हैं, उसके लिए मैंने आपको दो कंडीशंस बता दी कि ये दो कंडीशंस हैं, और साथ में एक और भी कि यू हैव टू शो अ डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको अपना डिस्क्लोजर भी शो करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर जाके आप उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेके जाओगे, अदरवाइज सारी की सारी चीजें आप जनरल अप्रोच में लेकर जाओगे। अब जनरल अप्रोच में आपको आईएफआरएस क्या कहता है, आपको ये कहता है कि भाई जब आप इसको यूज कर रहे हो, देखो एसेट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें ना, जो हमने बचपन में पढ़ी थी, एसेट की डेफिनेशन ये थी कि वो एसेट जो जिससे आप इकोनॉमिक बेनिफिट लो, वो चीज आपकी उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट की डेफिनेशन में ये आती है कि इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जब हम कोई भी चीज लीज पर लेते हैं, तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है वो लेसी के पास होता है। अभी हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो लेसी की कर रहे हैं, लेसर की नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस वजह से आईएफआरएस ये कहता है कि जब जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट है वो लेस ही ले रहा है ना, राइट टू यूज भी उसके पास है, राइट टू कंट्रोल भी उसके पास है, एसिड भी उसके पास है, मतलब सब चीजें तो उसके पास चली गई ना। अब लेसर के पास, बेचारे के पास क्या बचा, उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक इनकम है जो कि मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे उसको मिल रही है। इसके अलावा तो बाकी सारे इख्तियारात और बाकी सारी चीजें किसके पास है, लेसी के पास है। तो आईएएस या आईएफआरएस आपको ये रेकमेंड करता है कि भाई आपने जब भी इस तरह का कोई लीज का एग्रीमेंट होगा, तो आप उसको अपने पास एज एन एसेट रिकॉर्ड करोगे, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे कि अगर मैं बिल्डिंग रेंट पे लेता हूँ, तो मैं जब उसका मंथली बेसिस के ऊपर या एनुअल बेसिस के ऊपर रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैं रेंट एक्सपेंस डेबिट करके और कैश या पेएबल को क्रेडिट नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसको बिल्डिंग को एज एन एसेट अपने पास दिखाऊंगा। ठीक है, और वो कौन सा एसेट होगा, वो एसेट होगा ROU के नाम से। ठीक है, और जो कहाँ पे शो कर रहा होगा, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे शो करेगा। और किस कहाँ पर शो करेगा, जहां पे आप अपने नॉन करेंट एसेट शो कर रहे होगे, एक अलग से आप राइट ऑफ यूज के नाम से, ROU के नाम से, राइट ऑफ यूज के नाम से आप एक एसेट शो करोगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर। ठीक है, दो कंडीशन मैंने बता दी ना ऑपरेटिंग लीज की, वो लिख तो दी है कि 12 मंथ्स का पीरियड हो, और 5,000 आपके एसेट की अगर मालियत है या उससे कम की मालियत है, तो आप उसको चाहो तो सिंप्लीफाइड अप्रोच में मेंशन कर सकते। वो दो कंडीशन ये थी, वन और टू। अच्छा, तो जनरल अप्रोच में अब आप जब उसको यूज रिकॉर्डिंग करोगे, तो किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, आप उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये ROU की कैलकुलेशन क्या होती है, इस पर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, हमने पूरे क्वेश्चन करने, कैलकुलेशन भी मैं आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट साथ में, जब आप एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस एसेट की लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करो, जिसको आप नाम देते हो लीज लायबिलिटी का। ठीक है, अच्छा, असल जो हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी है, लीज लायबिलिटी है, ये भी आपकी कहाँ जाएगा, SOFP में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। लेकिन लायबिलिटी को जो आप रिकॉर्ड करोगे, हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट से रिकॉर्ड। लायबिलिटी को हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट से रिकॉर्ड किया जाएगा। और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा, सर प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा, हम उस एसेट की प्रेजेंट वैल्यू या उस पेमेंट की एसेट की नहीं, उस पेमेंट की जो हम उस एसेट के अगेंस्ट कर रहे होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकले। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आगे चल के बताऊंगा, आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बात याद होनी चाहिए कि एसेट रिकॉर्ड करोगे उसको अपने पास,
साथ में उसकी एक लायबिलिटी क्रिएट करोगे। सर लायबिलिटी का अमाउंट कहाँ से आएगा? लायबिलिटी का अमाउंट देखो, जब भी आप कोई एसेट लीज पर लेते हो, एक गाड़ी मैंने अगर बैंक से लीज पर ली है, ठीक है, तो उस गाड़ी को मैं अपने पास एसेट दिखाऊंगा, भले मेरी मल्कियत नहीं है लेकिन राइट ऑफ यूज तो मेरे पास है, तो मैं उसको अपने पास आरओयू दिखाऊंगा, यानी कि राइट ऑफ यूज के नाम से एक एसेट दिखाऊंगा। अब उस गाड़ी के अगेंस्ट मुझे क्या करनी है? पेमेंट्स करनी है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ मंथली बेसिस के ऊपर या एनुअल बेसिस के ऊपर, उसकी इंस्टॉलमेंट में क्या कर रहा हूँ? पे कर रहा हूँ। बैंक ने मुझे एक इंस्टॉलमेंट डिफाइन करती होगी कि भाई इतनी इंस्टॉलमेंट आपने मुझे महाना पे करनी। ठीक है, अब वो जो इंस्टॉलमेंट में जो अभी पे कर रहा हूँ, अभी तो नहीं पे कर रहा ना, वो इन फ्यूचर पे करूंगा। 4 साल का उस कार का लीज का एग्रीमेंट होगा या 5 साल का उस कार का लीज का एग्रीमेंट होगा, तो वो उन 4 या 5 सालों में भी पे करूंगा। तो अमाउंट जो मेरे पास आ रही है जो इंस्टॉलमेंट की, वो फ्यूचर अमाउंट आ रही है, कि मैंने अभी नहीं पे करनी है। मैंने कब करनी है? वो इंस्टॉलमेंट पर फ्यूचर में पे करनी है। या कोई भी रेंट अगर पे करना है वो फ्यूचर में पे करना है, मुझे अभी करंट सिचुएशन में तो कुछ नहीं पे करना ना। तो जो भी फ्यूचर की अमाउंट है जो आपको पे करनी है, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और उसके प्रिंसिपल अमाउंट को आप अपनी लीज लायबिलिटी शो करोगे बैलेंस शीट के अंदर। ये बात याद रखिए, ठीक है, कि कोई भी लीज लायबिलिटी अगर रिकॉर्ड करोगे अपने पास, वो तो रिकॉर्ड होगी ही होगी, लेकिन उस लीज लायबिलिटी का प्रिंसिपल अमाउंट रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट अमाउंट शामिल नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, इंटरेस्ट अमाउंट शामिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट शामिल होगा। फिर उसके बाद दूसरी बात ये हो गई कि जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू शामिल होगी, और प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो सर हमने आरओयू एसेट दिखा दिया। अब 4 साल बाद या 5 साल बाद जब हमारा लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, तो उस एसेट का क्या करेंगे हम? एसेट तो चला जाएगा हमारे पास से। हाँ, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, बार्गेन ऑप्शन भी हो सकता है। लेट सपोज अगर आपके पास बार्गेन ऑप्शन नहीं है, अब आपको क्या करना है? क्या करें भाई? उस एसेट तो आपके पास से चला जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर तो वो शो हो रहा होगा राइट ऑफ यूज के नाम से। तो आईएएस आपको ये कहता है कि आपने आपने एनुअली उस एसेट का डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड। तो जो 4 साल की या 5 साल की एसेट की उसकी लाइफ होगी, आपके लीज लीज एग्रीमेंट की जो लाइफ होगी, वो 4 साल या 5 साल में आपने क्या कर देना? उसको डिवाइड करके डेप्रिशिएट करते रहना। तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, वो एसेट भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से खत्म होता जाएगा। और दूसरी बात ये, वो लायबिलिटी जो आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में क्रिएट की हुई है लीज लायबिलिटी के नाम से, जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहोगे तो वो लायबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो। ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, जब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आप शो करोगे। अच्छा, ये दोनों चीजें आप कहाँ शो करोगे सर? पीएनएल के अंदर शो करेंगे, डेप्रिसिएशन भी और इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल? आरओयू एसेट के अंदर कौन कौन सी अमाउंट ऐड होंगी वही बताने जा रहा हूँ आगे चल के। सर रियल लाइफ में तो बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस ही लिया जाता है, बिल्कुल रियल लाइफ में लिया जाता है, लेकिन आपको आईएस अलाउ नहीं करता। ठीक है, आईएस पहले ये हुआ करता था। वो जो है ना, हमारी सिंप्लीफाइड अप्रोच है। सिंप्लीफाइड अप्रोच में क्या होता है कि आपने अगर बिल्डिंग आपने रेंट पे ले ली है, तो आप उसको बिल्डिंग को अपने पास एसेट नहीं दिखाओगे, एनुअल बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर आप एंट्री बनाओगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट या कैश या पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज योर सिंप्लीफाइड अप्रोच। ठीक है, जो कि अब यूज नहीं होती है। उसके अंदर मैंने कंडीशंस बता दी हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ कौन से एग्रीमेंट जाएंगे। लेकिन अगर आपके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, ठीक है, और उनका अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि 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 राइट ऑफ यूज आपके पास है, राइट ऑफ कंट्रोल भी आपके पास है, तो एसेट तो उसके पास रहा ही नहीं ना, एसेट तो आपके पास आ गया। लीगली अगर देखा जाए तो एसेट जो है वो लेसर के पास है, लेकिन उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो लेसी ले रहा है। तो फिर आपको आईएफआरएस ये कहता है कि लेसी जब उसके सारे बेनिफिट्स ले रहा है, हर चीज जो है वो यूज भी वही कर रहा है, तो फिर वो अपने पास उसको एज एन एसेट देगा। ठीक है, आप बैंक की एग्जांपल देख लो, कभी कभार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाकर देखा करो आप। आप उसकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाकर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाकर देखो, तो वहां पर आरओयू के नाम से एक एसेट आ रहा हो। ठीक है, बैंक्स के अंदर उठाकर देखो, बैंक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी नॉर्मली बैंक ने क्या किया होता है? बैंक ने जो है वो रेंट पे ली हुई होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ली हुई होती है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए।
तो जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे उन ब्रांचेस को अपने पास किस नाम से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आरओयू के नाम से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हालांकि वो ब्रांचेस उनकी अपनी नहीं होती, वो तो रेंट पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आरओयू के नाम से। लिस्टेड कंपनी में मैंने बैंक्स बता दी ना आपको, सबसे बड़ी एग्जांपल। बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं, बैंक आपके पास मिजान की स्टेटमेंट उठा के देख लो, लिस्टेड कंपनी है। या आप जो है वो यूबीएल, यूबीएल तो नहीं है, हाँ यूबीएल भी है, इसके अलावा पंजाब बैंक भी है, जितने भी बैंक हैं आप उनकी स्टेटमेंट उठा के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखो, और बैलेंस शीट उनकी उठाकर देखो, और उसके अंदर एसेट देखो, एसेट के अंदर आरओयू आ रहा होगा। वो आरओयू किस चीज का, वो उनकी ब्रांचेस का जो उन्होंने रेंट पे ली हुई है, लेकिन वो अपने पास एसेट दिखा रही है। ठीक है, क्लियर है। हाँ यूबीएल है, यूबीएल है, मिजान है, अब बहुत सारे बैंक हैं। तो नॉर्मली ये ऐसा है, जैसे आप पेट्रोलियम कंपनीज देख लो ना, उनके पेट्रोल पंप्स जो होते हैं वो रेंट पे होते हैं, लेकिन वो उन अपने पेट्रोल पीएसओ को देख लो आप, या हेस्कॉल को देख लो आप। ठीक है, ये जितनी भी कंपनीज है, इनके जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, ज्यादातर ये क्या होते हैं, लीज पर यानी कि रेंट एग्रीमेंट पे होते हैं, लेकिन ये पेट्रोल पंप उनको अपने पास एज एन एसेट दिखा रहे हो। ठीक है जी, बात ये हो गई। अच्छा सर, अब ये आपने बता तो दिया कि ये इस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन एक अदद हमें जो है वो जनरल एंट्रीज भी बता दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी मेहरबानी। अच्छा, एक और बच्चा पूछ रहा था सर, आर यू की कैलकुलेशन कैसे हो, आर ओ यू की कैलकुलेशन कैसे होगी, यानी कि आर ओ यू के अंदर हम कौन कौन सी कॉस्ट को जो है वो शामिल करेंगे। वो देख लो भाई, अब बता देते हैं आपको आर यू के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आपकी शामिल होती है। आर ओ यू के अंदर तीन तरह की कॉस्ट जो है वो आपकी शामिल होती है। एक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, आर ओ यू की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी कॉस्ट आप आर ओ यू में शामिल करोगे। एक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी यानी कि मिनिमम लीज पेमेंट। पहली बात तो ये होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपकी कोई एडवांस पेमेंट है, या आपने कोई इनिशियली कुछ पे किया है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो आपने पे किया है, जैसे होता है ना रेंट पे हम लेते हैं तो 6 महीने का एडवांस देते हैं, तो वो इनिशियल एडवांस पेमेंट हो गई, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। और थर्ड, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये है कि, अच्छा ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपकी एस्टिमेटेड होती है। लेट सपोज अगर 4 साल बाद या 5 साल बाद ये एसेट हम यूज नहीं करेंगे, फिर ऑब्वियस सी बात है ये एसेट किसका हो जाएगा, लेसर का हो जाएगा, वो वापस ले जाएगा। अब जब वापस लेके जाएगा, अगर तो उस एसेट को डिसमेंटल करते वक्त पेमेंट जो है वो लेसी को करनी है, तो फिर वो इसको अपने आरओयू का पार्ट बनाएगी या बनाएगा। ठीक है। अगर तो पेमेंट कौन कर रहा है, लेसी कर रहा है। अगर पेमेंट लेसर करेगा, डिसमेंटल करते वक्त जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो सारी की सारी लेसर के हैंड पर है, तो फिर आप उस डिसमेंटल कॉस्ट को ऐड नहीं करोगे। ठीक है। तो ये तीन कॉस्ट जो है वो हमारी शामिल होती है किसके अंदर, और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी यानी कि मिनिमम लीज पेमेंट। वो मिनिमम लीज पेमेंट यही होती है, लीज लायबिलिटी होती है आपकी, जो आपको पे करना होता है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, शुरू में आपने जो पेमेंट कर दी है, इनिशियली आपने जो है वो लेट सपोज जो है वो आपने इनिशियली एडवांस पे कर दिया है, या इंस्टॉलमेंट जो थी वो आपने एडवांस में पे कर दी है शुरू में ही, तो वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और फिर उसके बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर आपको दी जा रही है क्वेश्चन के अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो लेस ही पे करेगा इसको, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, तो फिर
आप इसको आरओयू का पार्ट बनाओगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं अभी, लेसी की कर रहे हैं, लेसर की नहीं कर रहे। हाँ, इनिशियल इनिशियल डाउन पेमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल डाउन पेमेंट जो है वो आपके पास जो है, डाउन पेमेंट भी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी डाउन पेमेंट भी हो सकती है। इनिशियल डाउन पे आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट इनिशियल इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप शुरू में ही वो आपको कहता है कि पहली इंस्टॉलमेंट आप एडवांस में दोगे, डाउन पेमेंट भी दोगे, साथ साथ में पहली इंस्टॉलमेंट आप एडवांस में दोगे। तो इनिशियली जो भी आप पेमेंट कर रहे हो लाइबिलिटी से हटकर, बाकी की पेमेंट तो आप बाद में करोगे ना। तो जो शुरू में आप पे कर रहे हो वो आपकी आरओयू का पार्ट बनेगा। नॉर्मली ये होता है कि आप जो एडवांस में पे कर देते हो या जो आप डाउन पेमेंट पे कर देते हो। एमएलपी मिनिमम लीज पेमेंट होती है, नहीं एमएलपी डाउन पेमेंट नहीं होती, एमएलपी होती है मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट जो कि आपने पूरे अरसे में पे करनी है, वो आपकी कहलाती है एमएलपी। अच्छा हाँ, ये बात बड़ी अच्छी आ गई कि सर अगर 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 हम जो है वो लैंड को ले लेते हैं, नहीं लैंड अगर ले लेते हैं तो देखो, वो हम लेसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, लेसर की अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे ना। लैंड के ऊपर ये होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो लेसी के हेड पर तो नहीं है ना, वो तो वापस उसको करनी है, तो वो उसको फिर वो लीज एग्रीमेंट के हिसाब से डेप्रिशिएट करेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, आईडीसी का मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? आईडीसी समझ नहीं आई, क्या पूछा आपने? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल लेसी ही पे करता है, लेसर नहीं पे करता। अगर लेसी पे नहीं कर रहा, लेसर पे कर रहा है, तो फिर हम उसको शामिल नहीं करें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके कोई क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्लास लेके क्वेश्चन एक सॉल्व करके फिर हम क्लास को एंड कर लेंगे। देखिए ये जो आईएफआरएस है, ये थोड़ा बड़ा मतलब है, मतलब कि आपकी 3 क्लासेस तो लेगा ही लेगा, लाजमी लेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जहाँ से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये मैं आपको इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और साथ साथ जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं वन नोट पे सॉल्व कर रहा हूँ, उसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं जी। क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक्स लिमिटेड कंसिडरिंग एक्वायरिंग अ मशीन, एक मशीन इन्होंने ली है, ठीक है। इट हैज टू ऑप्शंस, कैश परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 11 लाख, नहीं 11 मिलियन एंड 4,420,000, ठीक है। ये इनके पास एक ऑप्शन है कि इसको परचेज भी कर सकते हैं, और अलीज, और वो इसको लीज पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास दोनों ऑप्शन है। द टर्म ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। अब लीज की जो टर्म है वो आपको बता रहे हैं, द लीज पीरियड इज फॉर 4 इयर्स। जो लीज पीरियड है वो 4 साल का है, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। ऑन 1 Jan 2016 विद एन एनुअल रेंटल ऑफ रुपीज, अच्छा, लीज पीरियड जो है वो 4 साल का है, फ्रॉम जनवरी 2016 से जो है वो आपका जनवरी की फर्स्ट से लीज पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि विद एन एनुअल रेंटल ऑफ रुपीज 4 लाख पेएबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। अब आपको एनुअल रेंट पे करना पड़ेगा अगर आप लीज की तरफ जाते हो, ठीक है। और आपको 4 लाख रुपए जो है, यानी कि नहीं सॉरी, 4 लाख नहीं, 40 लाख, यानी कि 4 मिलियन आपको पे करना पड़ेगा। और हर साल के आखिर में आपको पे करना पड़ेगा, कब तक, 4 साल तक। The lessee is required to pay all repairs, maintenance and other incidental cost। कह रहे हैं कि लेसी की ये जो है वो सारी की सारी चीजें लेसी के ऊपर है, कि अगर कोई रिपेयर हो जाता है या मेंटेनेंस हो जाती है या कोई भी इंसिडेंटल कॉस्ट है, वो लेसी ही पे करेगा।
और फिर इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं कि इम्प्लिसिट इन द लीज 15% पर एनम, ठीक है। और जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो 15% पे करना पड़ेगा। estimated useful economic life span of the machine is 4 years। अच्छा, यहाँ पर हमारे एसेट की भी जो लाइफ है वो 4 साल है, और हमारे लीज पीरियड की भी जो लाइफ है वो 4 साल है। दोनों आपको बता रहे हैं कि दोनों की जो लाइफ है वो कितनी है, 4 4 साल। 4 years यहाँ पर है, और यहाँ पर भी कितना है, 4 years है, ठीक है। दोनों की लाइफ जो है वो चेंज है, सेम है। और अगर एसेट की लाइफ चेंज हुई और आपकी लीज की लाइफ चेंज हो, उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम सिनेरियो, दोनों की लाइफ क्या है, सेम है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि एग्जामिनर जो आपसे पूछता है नॉर्मली क्वेश्चन यही पूछता है, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एलोकेशन ऑफ द फाइनेंस चार्जेस इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द इंक्रीज लीज पीरियड, ठीक है। वो कह रहा है कि एक्स लिमिटेड जो है वो एक शेड्यूल बनाएगी, इस तरीके से उसको पेमेंट करनी है। वो शेड्यूल जो है वो आपको बनाना है। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन December 31, 2016, ठीक है। 2016 का जो एक्सट्रैक्ट होगा फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या शो होगा वो भी आप लोगों को बताना होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जनरल एंट्रीज भी करवा दूं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इसका क्या एक्सट्रैक्ट आएगा वो भी बता दूं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या एक्सट्रैक्ट आएगा वो भी, ठीक है। तो मतलब हम सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम जितने चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी सॉल्व करके, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ये पूरा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम लीज की तरफ जाएंगे, और लीज की तरफ जाने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। अब लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी आप जो पेमेंट कर रहे हो उस एसेट के अगेंस्ट, वो एनुअली आप पे कर रहे हो कितना, 4 मिलियन का, ठीक है। और ये 4 साल तक आप पे करते रहोगे, यानी कि 4 साल तक अगर आप 4 मिलियन पे करते हो तो इट कुड बी 16 मिलियन, ठीक है। लेकिन वो 16 मिलियन एक फ्यूचर का अमाउंट है, आपको इसकी क्या निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, ताकि आप इसको एज अ लाइबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड कर सको अपने पास। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, लीज लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वैसे आप लोग सब बच्चे पढ़कर आए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 4 मिलियन की पे कर रहे हो, और कांस्टेंट 4 मिलियन पे कर रहे हो, कोई ऊपर नीचे नहीं पे कर रहे, सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन ही पे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले साल 4 मिलियन पे कर रहे हो, दूसरे साल 5 मिलियन पे कर रहे हो, तीसरे साल 3 मिलियन पे कर रहे हो, ठीक है। अमाउंट के अंदर वेरिएशन नहीं है, एक फिक्स अमाउंट जो है आप पे कर रहे हो, इसको आप कहते हो एन्युटी, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी यूज होगा बिल्कुल, क्योंकि आप जो यहाँ पर पे कर रहे हो वो क्या पे कर रहे हो, एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हो, तो यहाँ पर एन्युटी यूज होगा। हाँ, अगर फिक्स अमाउंट ना होती तो उसके लिए क्या होता वो भी आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के अंदर किस तरीके से करोगे आप, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की, अ, जो आपने पे करना है वो अमाउंट लिखा, यानी कि 40 मिलियन, 4 मिलियन। फिर एक ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट लगने के बाद एक डिवाइड की लाइन आएगी, 1 लिखोगे, फिर माइनस करोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर प्लस करोगे, जो भी रेट होगा, परसेंटेज होगी। अब वो परसेंटेज क्या है, 15%। हाँ जीशान पूछे क्या बात है, 15%, ठीक है। हाँ फैसल भाई, प्रेजेंट वैल्यू तो हमने आपसे ही निकालना सीखी है, ईएमआई के अंदर आप वो करते थे हमारे साथ। ये फैसल भाई भी हमारे टीचर, एफएससीआर का पेपर दे रहे हैं, इनसे हमने काफी कुछ सीखा। अच्छा, तो 15%, फिर उसके बाद पावर माइनस में आ जाएगी। पावर क्या आएगी, जो आपका जितने आपके साल है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने, वो है 4 इयर्स, तो यहाँ पर हमने ले लिया 4। और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा
जो होती है वो लाइफ होती है लीज एग्रीमेंट। ठीक है, तो लीज एग्रीमेंट की लाइफ आपकी 4 है। लाइफ आपने माइनस में लिखनी है, और फिर उसके बाद आपने उसको डिवाइड कर देना है कितने से, जो आपका परसेंटेज डिसाइड हुआ इंटरेस्ट रेट 15%। ठीक है, इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला मैं एक साइड पे लिख भी देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे, 1 माइनस जो भी आपका रेट होगा वो रेट लिखोगे, फिर माइनस एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर डिवाइड करवा दोगे आप उसको किससे, रेट के साथ। तो ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 15% लिखेगा, अगर आप कैलकुलेटर से यूज कर लो। 15% का मतलब आप ये भी लिख सकते हो 0.15। ठीक है, परसेंटेज 100 से डिवाइड करके। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 11420, अप्रॉक्स ये अमाउंट है। ठीक है, और ये वही अमाउंट होता है नॉर्मली जो आपकी कैश परचेज प्राइस होती है, जो कि उसने आपको इनिशियली बता दी थी, 11420 000, जो उसने आपको ऊपर भी दे दी थी, और नीचे आपके पास वही अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सबसे पहले जो है वो निकालनी है क्या, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ली, ये अब आपकी लायबिलिटी, इतना आपको क्या करना है, पे करना है। अब इसके बाद एक स्केड्यूल बनेगा, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा, जो वो आपसे पूछ भी रहा था। ठीक है, अब लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें पूरी कैलकुलेशंस होती है कि किस किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है, कितना इंटरेस्ट आपका शामिल होगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपका शामिल होगा। ठीक है, अब वो किस तरीके से बनता है लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, उसमें आप सबसे पहले ये लिखते हो कि भाई कितने साल के आपके लीज टर्म है। आपका जो लीज टर्म स्टार्ट हो रहा है वो 2016 से स्टार्ट हो रहा है, और 4 साल का है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई 2016 तक, 2016 के बाद 2017 में भी पेमेंट होगी, 2018 में भी पेमेंट होगी, और 2019 में भी पेमेंट होगी। ये आपने क्या कर दिया, ईयर्स डिफाइन कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे लाइबिलिटी एट स्टार्ट, कि आपको इनिशियली कितना पे करना है, लाइबिलिटी एट स्टार्ट। इनिशियली आपने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, आपकी लाइबिलिटी ये बन रही है। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे ये लिख दोगे कि भाई इनिशियली आपको ये पे करना है, प्रेजेंट वैल्यू आपने लिख दी, जो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका एक कॉलम बनेगा, वो कॉलम बनेगा इंटरेस्ट का। अब इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कितना दोगे। इंटरेस्ट रेट जो था वो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको बताया था कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% है ना। तो इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वो क्या है, 15% पर एनम। तो अब अगर मैं अपनी लाइबिलिटी का, जो मेरी लाइबिलिटी है, इसका 15% निकालता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 करके, तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगा 17130 एंड 0। ये मुझे इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, जो भी मैंने एसेट लिया है पहले साल, इस एसेट के अगेंस्ट मुझे ये अमाउंट इंटरेस्ट की सूरत में पे करनी है। तो मतलब अब मेरी लायबिलिटी तो बढ़ गई। पहले मेरी लायबिलिटी ये थी, इनिशियल लायबिलिटी, लायबिलिटी स्टार्ट ये थी, लेकिन अब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी देना है, तो अब मैं सब टोटल करूंगा कि मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी है, सब टोटल। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी 131,33,000। ठीक है, ये मेरा सब टोटल आ गया, कि भाई टोटल अमाउंट जो है वो अब मुझे, जो लेसर है उसको ये पे करना है पहले साल में। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा मैं इंस्टॉलमेंट। अच्छा, मैं पहली इंस्टॉलमेंट इस टोटल अमाउंट में से कितनी पे कर रहा हूँ, वो मैं पे कर रहा हूँ, उसने क्वेश्चन में बता दिया था 4 मिलियन की, यानी कि 40 लाख। ये मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ।
लेट्स सपोज अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट पे कर देता हूं तो जो मेरी टोटल लाइबिलिटी है, जो मेरा सब टोटल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लाइबिलिटी एंड क्या आएगी मेरे पास, एंडिंग लाइबिलिटी क्या आएगी, अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे कर देता हूँ, एंडिंग लाइबिलिटी मेरी क्या होगी। तो एंडिंग लाइबिलिटी के लिए आप सिंपल सा ही काम करोगे, जो आपका टोटल लाइबिलिटी है, ठीक है, ये आपकी टोटल लाइबिलिटी है, इसमें से जो आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अब वो माइनस कर दो, तो आपके पास आपकी एंडिंग लाइबिलिटी आ जाएगी, दैट इज 91,333 एंड 000। ठीक है, ये आपकी एंडिंग लायबिलिटी है, क्योंकि आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी। दोबारा से समझ लो, आगे भी एक और लाइन भी आएगी, लेकिन अभी तक यहाँ के लिए समझ लो दोबारा से। शुरू में आपको पे कितना करना है, ये आपकी लीज लायबिलिटी आई, प्रेजेंट वैल्यू जो आपने निकाली वो आपने लिखी, इनिशियली आपको ये अमाउंट पे करना है। अब ये अमाउंट पे करना है, लेकिन साथ में आपको पहले साल इंटरेस्ट भी तो देना है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना देना है, इसी का 15% मैंने निकाला, तो मेरे पास ये इंटरेस्ट आ गया 1,713,000। तो मतलब जो टोटल अमाउंट मैं पे करूंगा, मैंने अगर पे करना है लेसर को, वो भले बाद में पे करूं या अभी पे करूं, जो टोटल अमाउंट, जो मेरी टोटल लायबिलिटी है, वो ये बन रही है। अगर दोनों को प्लस कर लेता हूँ, 1,31,33,000। अच्छा, अब इस टोटल अमाउंट में से मैं ये इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ 4 मिलियन की, ये मैंने माइनस की, तो अब जो मेरे इस साल की एंडिंग लायबिलिटी होगी वो ये होगी, 91,33,000। यहां तक किसी का कोई सवाल? नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कहेंगे, नहीं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कहेंगे, सब टोटल में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, क्योंकि सब टोटल में आपकी इंस्टॉलमेंट शामिल है। देखो एक बात याद रखना, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, उस इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है। ठीक है, तो मैंने सब टोटल में से इंस्टॉलमेंट को माइनस किया, तो यानी कि इंटरेस्ट भी इसमें शामिल था इस साल का, और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल था। तो सर, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ, जो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ 4 मिलियन की। आपने कहा कि इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों शामिल होते हैं। अच्छा सर, मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी थी, इंस्टॉलमेंट आपकी बेटा 4 मिलियन की थी। अच्छा सर, मेरा इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट हमने 15% निकाला, तो इंटरेस्ट हमारा था 1,713,000। सर ये हमारा इंटरेस्ट था। अच्छा, तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, सर सिंपल सी बात है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है 4 मिलियन की, उसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कर दो सर, माइनस कर दो, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 मिलियन में से मैंने 17,13,000 का तो इंटरेस्ट पे किया है, और बाकी 222, यानी कि 22,87,000 का मेरा इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो लास्ट कॉलम था वो प्रिंसिपल अमाउंट का ही था, कि मेरा प्रिंसिपल कितना जा रहा है मेरी इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो सर मेरा जो प्रिंसिपल जा रहा है वो जा रहा है 22,87,000 का। पहला साल सबको क्लियर हो गया? पहला साल क्लियर हो गया, तो मैं आगे चलूँ? अच्छा जी, क्लियर हो गया जी। प्रेजेंट वैल्यू 15% क्यों लिया है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट लिया है मैंने 15%, प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं लिया, इंटरेस्ट रेट लिया है 15%। और फॉर्मूले में इंटरेस्ट रेट ही जाता है, इंटरेस्ट रेट कह लो, या आपका जो कैपिटल गेन रेट होता है, यही होता है। जो जितना रेट आपको दिया होगा वो आपने फॉर्मूले के अंदर मेंशन करना होगा। अच्छा जी, अब 2017 में आ गया हम। अब हमारी लाइबिलिटी स्टार्ट क्या होगी, वही लाइबिलिटी स्टार्ट होगी जो 2016 की एंडिंग होगी। इट मीन सर, 2016 की एंडिंग तो हमारी ये थी, ठीक है, तो इसको आप लिख दो, 91,33,000। अच्छा सर, अब 2017 में हम इंटरेस्ट कितना देंगे, जो आपकी लाइबिलिटी होगी उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट कितना होगा, 15%। तो सर 15% निकाल लें, अगेन कितनी लाइबिलिटी आपकी आ रही है, अब लाइबिलिटी स्टार्ट आपकी आ रही है 91,33,000 की आपकी लाइबिलिटी आ रही है।
तो अब आपका इसका 15% अगर हम निकाले लाइबिलिटी एट स्टार्ट का, हमेशा जो इंटरेस्ट लगेगा वो लाइबिलिटी एट स्टार्ट पे लगेगा। तो सर अब हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 13,699,50 का। ये हमारा सर इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, अब ये इंटरेस्ट आ गया, तो अब आपकी टोटल लायबिलिटी सर कितनी हो जाएगी? टोटल लायबिलिटी वही जो पहला काम किया था, अब दोबारा से कर लो, लायबिलिटी एट स्टार्ट और इंटरेस्ट को ऐड कर लो। तो अब आपके पास जो सब टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 10502950। ये आपका सर सर सब टोटल आ गया। अच्छा सर, इंस्टॉलमेंट हम वही क्या पे कर रहे थे, एनुअली हमारी फिक्स थी 4 मिलियन की। अगर हम इस सब टोटल में से अपनी इंस्टॉलमेंट का जो हमने अमाउंट पे किया है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारी लायबिलिटी एंड आ जाएगी 65,029,50। ये हमारी लायबिलिटी एंड आ गई। सर हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा? बेटा हमने प्रिंसिपल के अमाउंट के लिए पहले क्या किया था, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो हमारे पास क्या आ गया था, प्रिंसिपल आ गया था। तो सेम यही इंस्टॉलमेंट जो हमारी 4 मिलियन की है, और उसमें से जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना है, वो इस साल का ये है, और इंस्टॉलमेंट हमारी 4 मिलियन की है। इसको सर अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 263,005। ठीक है जी, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 2017 का, जो आपने इंस्टॉलमेंट पे की उसमें इंटरेस्ट आपका ये है 136,9950, और आपका जो प्रिंसिपल है वो ये है 263,050। अच्छा सर 2018 में क्या करेंगे? 2018 में भी यही प्रैक्टिस करेंगे। जो आपकी एंडिंग लायबिलिटी है अब आप उसको 2018 की ओपनिंग बना दो। एंडिंग आपकी है 65,02950। अब इसी के ऊपर 15% रेट अप्लाई कर दो, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 9,7,5,443 का। सब टोटल कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 74,7,8,393। अच्छा इंस्टॉलमेंट कितनी है? थर्ड ईयर में भी 4 मिलियन होगी हमारी इंस्टॉलमेंट। तो 4 मिलियन आप सब टोटल में से माइनस कर दो, तो आपके पास एंडिंग लायबिलिटी आ जाएगी। एंडिंग लायबिलिटी हो जाएगी सर हमारी 34,7,8,393। अच्छा सर प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल के लिए वही, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए वही, इंस्टॉलमेंट में से आप इंटरेस्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। इंस्टॉलमेंट 4 मिलियन की, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस किया, तो प्रिंसिपल आ गया 30,24,557। 3 साल सबको क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सबको क्लियर है? ठीक है जी, अब लास्ट ईयर क्या होगा? अच्छा लास्ट ईयर थोड़ा सा टेक्निकल आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, लास्ट ईयर आपकी देखो एंडिंग लायबिलिटी तो आपकी अब यही ओपनिंग बनेगी, 34, गौर से सुनना सारे, 34,7,8,393। ये आपकी एंडिंग लायबिलिटी बनी। ये मतलब कि लायबिलिटी एट स्टार्ट लास्ट ईयर की ये बनी। लेकिन लास्ट ईयर आपका लीज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब अब आपके लास्ट ईयर के अंदर एंडिंग लायबिलिटी होनी चाहिए जीरो, क्योंकि लीज एग्रीमेंट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आखिरी साल में आप आखिरी पेमेंट करोगे, कितनी पेमेंट करोगे, 4 मिलियन की, जो हर साल कर रहे हैं। तो 4 मिलियन की जब आप पेमेंट कर दोगे, तो एंडिंग लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जानी चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। कुछ बच गया तो इसका मतलब ये है कि आपने शेड्यूल गलत बना, क्योंकि अब जब आपका लीज एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो फिर पेमेंट भी कुछ नहीं बचनी चाहिए ना, सारी पेमेंट आपको करनी है। अब जब आपको सारी पेमेंट करनी है, जब आपको सारी पेमेंट करनी है तो एंडिंग लायबिलिटी तो क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा पेमेंट कितनी करनी है, 4 मिलियन की, तो पेमेंट उतनी करोगे जितना आपका सब टोटल में होगा। सब टोटल में भी इसका मतलब कितना होना चाहिए, आपका 4 मिलियन होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि जो आपकी सब टोटल का मतलब क्या है, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी आपकी वही होगी जो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, क्योंकि एंडिंग आगे आपकी क्या आनी है, जीरो आनी है। तो अब इसके लिए इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी टेक्निकल, टेक्निकल तो नहीं कह सकते, जुगाड़ू काम होगा। वो ये होगा कि जो आपका सब टोटल है वही आपकी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, वही आपका क्या होगा, सब टोटल होगा। सब टोटल में से आप अपनी ओपनिंग लायबिलिटी को क्या कर दोगे, माइनस। इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा कि आखिरी इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है, यानी कि 521607। अगर मैं वही 15% रेट अप्लाई करके भी चलता ना, अगर मैं वही 15% रेट अप्लाई करके भी चलता, तो एंडिंग लायबिलिटी में ना कुछ अमाउंट आ रहा होता, 100-200 का। ठीक है, तो मुझे तो एंडिंग लायबिलिटी क्या करनी है, जीरो करनी है। तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आता, बिलियंस में अमाउंट। इस वजह से मैंने इस तरीके से सब टोटल में से अपनी ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट। अच्छा सर, तो वही अगेन 4 मिलियन आपका इंस्टॉलमेंट था, इंटरेस्ट आप ये पे कर रहे हो 5,21,607 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, ये 4 मिलियन में से माइनस कर दें तो सर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वही होगा 3478393। तो ये हमने पूरा अपना एक लीज शेड्यूल बना लिया, राउंड ऑफ करके। वही देखो फैसल भाई, 5 मिलियन 152 रुपए आ रहे हैं ना, तो राउंड ऑफ कर देंगे, आप पूरा कर। और किसी को क्लियर हो गया इस शेड्यूल के हवाले से, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब सर आ जाए इसकी एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्रीज सर क्या बनेगी इसकी। अब इसकी जो जर्नल एंट्रीज बनेगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप एक एसेट को बुक करो। एसेट को जब आप बुक करोगे तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, जनवरी 1 में आप बनाओगे एंट्री 2016 के अंदर। और वो आप एंट्री बनाओगे, एसेट को आप क्या करोगे, डेबिट। और एसेट कौन सा, ROU। और एक लायबिलिटी उसके अगेंस्ट क्रिएट करोगे, लीज लायबिलिटी। सर लीज लायबिलिटी का तो आपने ये बता दिया था कि जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही आपकी लीज लायबिलिटी बन जाएगी। तो लीज लायबिलिटी तो सर इनिशियली हमारी ये थी। ठीक है जी, इसको रिकॉर्ड कर लो, 11420000। लेकिन सर ROU के लिए आपने बताया था कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी होती है, और लीज लायबिलिटी मिनिमम लीज पेमेंट भी होती है। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ना ही इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, ना ही हमारे पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। तो जो हमारी लीज लायबिलिटी होगी उसी से हमारा ROU क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मैं ROU उसी सेम अमाउंट से क्यों डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ना ही इनिशियल डायरेक्ट पेमेंट है और ना ही हमारे पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। तो ये हमारा ROU क्या हो गया, डेबिट हो गया। अच्छा सर, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हम इस साल के एंड पे अपना एक्सपेंस जो है वो बुक करेंगे। कौन सा सर एक्सपेंस बुक करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे करेंगे, बुक करेंगे। December 31, 2016, जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो ये है सर, 17,13,000 का। तो इंटरेस्ट बुक करेंगे। इंटरेस्ट की सर एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट की एंट्री सिंपल एंट्री बनती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, और इंटरेस्ट हमारा जो था वो था 1713,000, 1713,000। ठीक है, तो साथ में हमने अपना इंटरेस्ट भी पे कर दी, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं सर, अब हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि ईयर एंड पे हमने इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है। December 31, 2016। अच्छा सर, आपने शुरू में ये बताया था कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है
उस इंस्टॉलमेंट के अंदर सर दो चीजें होती हैं, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। तो अब आप इंस्टॉलमेंट को कैसे पे करेंगे? तो बेटा ये सुन लो जरा, इंस्टॉलमेंट को हम कैसे पे करेंगे। क्योंकि क्योंकि इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी है ना, ये वाला इंटरेस्ट का अमाउंट भी है। तो इंटरेस्ट पेबल, अब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो यानी कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट पेबल डेबिट होगा। लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो वो कहाँ जाती है, डेबिट साइड में। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। दूसरा क्या हम कम करेंगे, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट पे की है तो आपकी लीज लायबिलिटी भी तो कम होगी, क्योंकि अब आपने पे कर दिया है पहली इंस्टॉलमेंट, तो आपकी लीज लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और जो लीज लायबिलिटी थी, मैंने आपको कहा था कि कैसे रिकॉर्ड होती है, प्रिंसिपल अमाउंट से रिकॉर्ड होती है। तो सर कितना पे करेंगे, जो पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका प्रिंसिपल निकला होगा। पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका प्रिंसिपल कितना निकला होगा, ये निकला होगा 2287,000। तो लीज लायबिलिटी को बच्चों आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। 2287,000। और पेमेंट कर रहे हो ना इंस्टॉलमेंट की, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 4 मिलियन से। ये वाली ट्रांजेक्शन सबको क्लियर होगी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, बेटा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लीज में नहीं लेके जाते, आरओयू के अंदर लेके जाते हैं। आपने एसेट में लेके जाते हो ना, ऑब्वियस सी बात है। आप उसके अगेंस्ट में पे कर रहे हो वो एसेट। देखो, अगर आपको IS 16 याद हो, आपने मुझसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मुझे नहीं याद, IS 16 के अंदर देखो बेटा, एसेट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट ऐड होती हैं, IS 16 भी आपको यही बताता है कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी जितनी भी हैं वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। ये आपको IS 16 मेंशन करता है। मैंने जब IS 16 करवाया था अभी 3 4 दिन पहले, तो उसमें बताया था कि एसेट की कॉस्ट जब आप फाइंड आउट करते हो तो उसमें आपको IS 16 ये कहता है कि भाई जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है उसको आपने यू हैव टू कैपिटलाइज इन दी एसेट अमाउंट। ठीक है। तो अब जब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे भी क्या है बेटा, एसेट है, तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को आप क्या करोगे, एसेट के अमाउंट में ऐड करोगे। मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा सर, अब ये जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते जाएंगे, तो सर हमारी लीज लायबिलिटी तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन सर बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट हमारे पास ROU नजर आ रहा होगा इस अमाउंट से। तो उसके लिए आपको IFRS ये कहता है कि भाई आप क्या करो, हर साल उस एसेट को डेप्रिशिएट करते रहो। ठीक है। तो अब मैं उस एसेट को क्या करूंगा, डेप्रिशिएट करूंगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बताई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है आपका। ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि आपका ROU क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि ये आपका एसेट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस अमाउंट से क्रेडिट होगा, अब आपका ROU का अमाउंट कितना था, 11,420,000, डिवाइड कर दो। आपकी लाइव एसेट की या आपका लीज एग्रीमेंट कितना है, 4 है। तो डिवाइड करो, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2855,000 और 2855,000। ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, कि जैसे ही आपका एसेट आपका लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो सेम आपकी लीज लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और आपका ROU भी खत्म हो जाएगा। तो इससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात।
बेटा 2 से 3 दिन लग जाएंगे, 1 से 2 दिन, 2 दिन लग जाएंगे। लास्ट कल वाला लेक्चर तो मैं अपलोड कर दूंगा कल ही इंशाल्लाह ताला, लेकिन आज वाला लेक्चर जो है ना वो 1 से 2 दिन लग जाएंगे। ये अपलोड होने में काफी टाइम लग जाता है, समझें कि 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं अपलोड होने में। फाइल काफी बड़ी बन जाती है, अभी 3 लेक्चर्स हुए हैं, तीसरा लेक्चर है, ठीक है, तो कंपाइल करके अपलोड करने में टाइम लगता है। जी, हर साल आप यही एंट्री बनाओ, हर साल आप यही एंट्री बनाओगे जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाई, ठीक है, लेकिन एंट्री शेड्यूल से देख कर बना। अच्छा सर, एक और चीज दिमाग में ये सवाल आता है कि सर हम ROU क्रेडिट कर रहे हैं, जो हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उससे, और सर आपने उसमें जो डिवाइड करवाया है लाइफ को, वो आपने 4 इयर्स करवाया है। और सवाल ये पैदा होता है कि सर ये 4 ईयर लाइफ हमारे लीज एग्रीमेंट की थी या फिर ये 4 ईयर लाइफ हमारे एसेट की थी। इस केस में तो दोनों सिमिलर है ना, लीज एग्रीमेंट की भी लाइफ क्या है, 4 है, और हमारे एसेट की लाइफ भी क्या है, 4 है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं होता ना कि जो हमारे लीज एग्रीमेंट की लाइफ हो वही हमारे एसेट की लाइफ हो। क्या पता हमारे एसेट की लाइफ ज्यादा हो, हमारा एसेट 15 साल चलना हो, लेकिन हमारे लीज एग्रीमेंट की लाइफ सिर्फ 10 साल हो। तो सर हम किससे डिवाइड करवाएंगे, किस लाइफ से डिवाइड करवाएंगे? सवाल पैदा हो रहा है ये आप लोगों के दिमाग में। फैसल भाई कह रहे हैं लीज एग्रीमेंट पे करेंगे। मुझे ने बताया कि भाई सर अगर डिफर हो तो लोअर ऑफ लीज और ROU। देखो इसमें 2 कंडीशन आती हैं आपके पास, ये याद रखो कि किस पे डिवाइड करोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। देखो, अगर लेट सपोज आपकी लाइफ जो है वो डिफर है, ठीक है, और आपको परचेज ऑप्शन गिवन नहीं है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जब लीज एग्रीमेंट एंड हो रहा होता है ना, तो आपको लेसर ये कहता है कि एक मिनिमल सी अमाउंट मुझे पे करना और एसिड आप अपने पास रख लेना, ठीक है, यानी कि परचेज ऑप्शन या बार्गेन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। और कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि बार्गेन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। ये 2 कंडीशंस होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास बार्गेन ऑप्शन नहीं था, हमें उसने लेसर ने ये नहीं कहा था कि आप एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट हमसे ये वाला एसेट इतनी मिनिमल सी अमाउंट पे करके हमसे ले लेना, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा हमें, ठीक है। तो हाँ, शुरू में उसने ये बता दिया था कि इनिशियल परचेजिंग कॉस्ट इसकी ये है कि अगर आप अभी बाय कर लेते हो तो उसकी कॉस्ट ये है। लेकिन उसने एंड ऑफ लीज हमें बार्गेन ऑप्शन नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में अगर गिवन ना हो तो आप लोअर ऑफ लीज एग्रीमेंट एंड लाइफ ऑफ एसेट देखते हैं। दोनों में से जो लोअर है उससे आप डेप्रिशिएट करोगे। अगर आपके एसेट की लाइफ कम है तो उसको डिवाइड करके डेप्रिशिएट करना, अगर आपके लीज एग्रीमेंट की लाइफ कम है तो उससे डिवाइड करके डेप्रिशिएट करो। सेकंड ऑप्शन सर, अगर हमारे एसेट परचेज यानी कि परचेज ऑप्शन हमारे पास गिवन हो, वो कब का, फ्यूचर का, कि एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट के आप उससे बाय कर सकते हो, बाय बैक ऑप्शन आपके पास गिवन, इफ बाय बैक ऑप्शन इज गिवन, देन जो लाइफ आप यूज करोगे वो आप एसेट की लाइफ यूज करो, लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। अगर आपके पास बाय बैक ऑप्शन गिवन है तो आप एसेट की लाइफ यूज करोगे, अगर नहीं गिवन तो दोनों में से जो लोअर होगा उसको यूज करो। क्लियर है? अच्छा, ये तो हमने जनरल एंट्रीज बना दी। अच्छा लेट्स, अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था। उसने क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे, प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ द एलोकेशन ऑफ द फाइनेंस चार्जेस इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड
फॉर द इंटायर लीज पीरियड, पूरे लीज पीरियड की आपसे फाइनेंस चार्जेस पूछ रहा है, मतलब कि पूरे 4 साल की आपको ये एंट्रीज बनानी। ठीक है, एंट्रीज बेटा बिल्कुल यही अमाउंट की बनेगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उस तरीके से बनेगी, तो कोई चेंज नहीं हो। ठीक है, एंट्रीज यही बन रही होगी, बस इंटरेस्ट का अमाउंट और लीज लायबिलिटी वाली जो सेकंड एंट्री है और जो थर्ड एंट्री है उसका अमाउंट जो है वो चेंज होता रहेगा, वो आप शेड्यूल के हिसाब से देखते रहोगे। ठीक है, मतलब एंट्रीज के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी ना किसी का कोई ना कोई सवाल होगा। ठीक है, आगे चले। एंट्रीज तो क्लियर हो गई। अच्छा सर, अब हम ये बता दीजिए कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे वो देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इम्पैक्ट क्या आएंगे, मैं 2 साल का इम्पैक्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, तो 2 साल का इम्पैक्ट क्या होगा, 2016 का और 2017 का। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, यानी कि बैलेंस शीट की बात करें, स्टेटमेंट ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या आएंगे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में 2016 की अगर हम बात करते हैं, अभी हम 2017 की बात नहीं करें। सर होगा ये, 2016 के अंदर 2016 के अंदर हमने हमारा लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो लीज एग्रीमेंट जब हमारा साइन हुआ है तो सर एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में सर हम आरओयू को दिखाएंगे। ठीक है, और आरओयू का अमाउंट कितना है 2016 में, सर हमारा आरओयू का अमाउंट ये था, ये हमारा सर आरओयू का अमाउंट था। ठीक है, लेकिन सर फिर उसके बाद वो 2016 के एंडिंग में डेप्रिशिएट हुआ इस अमाउंट से, तो सर आरओयू का अमाउंट क्या करेंगे आप माइनस करेंगे और फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इसको शो कर देंगे। एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगा, याद रखिएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना एसेट में से। एसेट जो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ था वो इस अमाउंट से हुआ था, माइनस कर देंगे, और यू हमने जितना क्रेडिट किया है 2855,000, इसका अमाउंट कितना आ रहा है ये मुझे बता दीजिएगा जरा, जल्दी से इसका अमाउंट बता दीजिएगा ताकि मैं लिख लूँ। 8565,000, 8565,000, तो 2016 में सर हम इस अमाउंट से शो करेंगे, 8565,000, ये हम सर 2016 के अंदर शो करेंगे। ठीक है, अच्छा सर 2017 में कितना शो करेंगे, 2017 में अब हमारा एसेट ये हो जाएगा 8565,000, डेप्रिसिएशन तो हमारा फिक्स है 2855,000, तो सर हम ये माइनस कर देंगे, 2017 में हमारी अमाउंट क्या कितना आ जाएगा ये बता दें जरा। 57100000।
57100000। जी मैंने उसके अंदर देखा था, उसमें यही एंट्री बनी हुई है कि आप डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हो। लेकिन नॉर्मली आप ये एंट्री बनाते हो, अगर आप एसीसी की बुक में भी देखोगे तो ज्यादातर बुक्स में एंट्री ये बनाई हुई है कि आप डायरेक्टली आर और यू को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। अच्छा, एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है, देखो मेरा बेटा, एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है, उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ना, तो उस क्वेश्चन में ये हो रहा हो कि आप उस एसेट को परचेज बैक कर रहे हो। तो परचेज बैक कर रहे हो तो इस वजह से फिर आप जो है वो डायरेक्टली आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ही क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, तो वो सिनेरियो चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिएगा उसको कि क्या पता उसके अंदर आप उस एसेट को क्या कर रहे हो, परचेज बैक कर रहे हो। अब जब आप उस एसेट को परचेज बैक कर रहे हो तो यानी कि वो एसेट आपके पास ही रहना है, वो आपने लीज एग्रीमेंट के बाद वापस तो नहीं करना। अब जब आपने उस एसेट को लीज एग्रीमेंट के बाद वापस ही नहीं करना, तो फिर आप उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। और फिर उसमें ये होता है कि जब आपका लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है ना, तो फिर आप IAS 16 के अंदर अपने एसेट को शिफ्ट कर देते हो। यानी कि फिर आप क्या करते हो, एसेट को डेबिट करके ROU को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। लेकिन मैं सिनेरियो ये बता रहा हूं कि यहाँ पर यहाँ पर ये हो रहा है कि हम एसेट को परचेज बैक नहीं कर रहे हैं, कोई हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो आप ROU को क्या करोगे, डायरेक्टली क्रेडिट कर दोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके ROU को क्या कर दोगे, क्रेडिट। ठीक है, तो वो बुक एक दफा लाजमी देखिएगा, उसके अंदर सिनेरियो क्या आ रहा है। अच्छा जी, ये तो हमने अपने नॉन करंट एसेट के अंदर सर एसेट को दिखा दिया। अच्छा, दूसरा ये कि अब हम नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या दिखाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इसको जरा फोकस कीजिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होगा और करंट लायबिलिटीज में क्या होगा। शेड्यूल में आप लोगों के सामने लेकर आ, देखो आपकी जो पहले साल लायबिलिटी है, देखा जाए आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो आपके साल पहले साल की जो लायबिलिटी है, एंडिंग लायबिलिटी, वो ये बन रही। ठीक है, ये आपकी क्या है, एंडिंग लायबिलिटी है। लेकिन इस एंडिंग लायबिलिटी में से आप कुछ अमाउंट जो है पे कर दोगे अगले ही साल 2017 के एंड में। ये अमाउंट आप क्या करोगे, पे करोगे। 263050 का प्रिंसिपल अमाउंट यही है ना, जो आपकी लायबिलिटी है उसके अंदर तो खाली क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है एंडिंग लायबिलिटी के अंदर। और लायबिलिटी एट स्टार्ट के अंदर भी आपका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया था। और लीज लायबिलिटी किस तरीके से आई थी, प्रिंसिपल अमाउंट निकाला था हमने प्रेजेंट वैल्यू के जरिए। तो सर हमारी जो लायबिलिटी है 2016 के एंड में, वो डिवाइड है ऐसे कि उसमें से कुछ पोर्शन तो हम अगले साल पे कर देंगे, और बाकी का जो पोर्शन होगा वो हम अगले 2 सालों में पे करेंगे। बात समझ में आ रही है कि ये जो आपकी लायबिलिटी है ना, 9133 000 की, ये आपकी टोटल लायबिलिटी बन रही है 2016 के एंड में। 9133 000 ये आपकी टोटल लायबिलिटी बन रही है। अब ये जो टोटल लायबिलिटी बन रही है सर, ये 3 अमाउंट से मिलकर बन रही है। मतलब कुछ अमाउंट हम ये अगले साल ही पे कर देंगे, ये अमाउंट, और बाकी का जो अमाउंट होगा वो हम अगले 2 सालों में पे करेंगे। ये अमाउंट ये नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर पे हो जाएगा। और ये आपके लास्ट 2 इयर्स में पे होगा। ये यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। परचेज बैक वाला भी कराएंगे बिल्कुल। फैसल भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंशाल्लाह ताला पूरा हमने IAS करना है। वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। अगर तो डेप्रिसिएशन
पूछ रहे हैं आपसे, डेप्रिसिएशन तो करंट ईयर का जाता है, ठीक है, तो वहां पे झगड़ा ही खत्म हो जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछ रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि पिछला जितना भी डेप्रिसिएशन होता है सबको एक्यूमुलेट करके टोटल करके आप दिखाते हो। ये वाला कंसेप्ट देखो जो अभी मैंने बताया, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि सर जो हमारी एंडिंग लायबिलिटी है 2016 की, सर वो ये है, इसमें से कुछ हिस्सा हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे और बाकी का कुछ हिस्सा अगले 2 सालों में पे करेंगे, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो सर जो हम अगले साल पे करेंगे वो तो वेरी नेक्स्ट ईयर पे कर रहे हैं ना, तो ये सर हमारी जो है, इसको सर हम अपनी करंट लायबिलिटी शो करेंगे 2016 में। और जो बाकी के दो पेमेंट्स हम अगले 2 सालों में कर रहे हैं, यानी कि एक साल छोड़कर, तो सर इनकी अमाउंट को हम ऐड करके सर हम इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो आपकी साल की होती है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी में शो हो गया। 2016 के एंडिंग में बात कर रहा हूं मैं। तो 2017 की जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा दैट इज योर करंट लायबिलिटी, और 2018 और जो 2019 का जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको अगर आप ऐड करोगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। ठीक है जी। तो अब मैं अगर 2016 में बात करता हूं अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज की, तो मैं यहां पे लिखूंगा लॉन्ग टर्म पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी 2016 की कितनी होगी? जो आखिरी के 2 साल है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, या जरा मुझे दोनों को ऐड करके बताना है कितना आएगा। मेरे ख्याल में आएगा लॉन्ग टर्म का 2630050। यही आ रहा है आखिरी के 2 साल ऐड करके। 2630050। ठीक है, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी 2016 की होगी। और करंट लायबिलिटी 2017 वाली जो हमारी पेमेंट होगी वो हमारी किस में आ जाएगी? करंट लायबिलिटी में 2630050। अच्छा नहीं, गलत लिख दिया मैंने, ऐड करो यार आप लोग, कितना आ रहा है? 6502950 आ रहा है मेरे ख्याल में। नहीं फैसल भाई, गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। एक दफा मैं कर लेता हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ। 3024557 प्लस 3478393, 6502950 आ रहा है आखिरी के 2 साल ऐड करने में। 6502950। ठीक है, और करंट लायबिलिटी जो होगी हमारी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी दैट वुड बी 2017 अमाउंट, है ना? 2630050। 2630050। ठीक है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। सही है। अच्छा, अब सर 2017 में बात करते हैं। 2017 में जब आप पहुंचोगे
तो सर 2017 के अंदर तो हमारे अगले साल की लायबिलिटी होगी जो कि ये है 3024557। ये सर हमारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। और सर जो हमारी लास्ट वाली अमाउंट होगी वो हमारी क्या होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। ठीक है। 3024557 करंट लायबिलिटी, 3024557। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपके पास आ जाएगा 3478393। 3478393। 3478393। ठीक है। ये भैया हमारी लॉन्ग टर्म है। ये तो हमारे एक्सट्रैक्ट आ गया फाइनेंशियल पोजीशन पे। अब देख लो, अगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जाएंगी तो वो क्या चीजें जाएंगी भाई। वो आपका 2000, अगर 16 का आप देख रहे हो तो 2016 में आप ये इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करोगे, ये आपका एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा। और ये जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये जाएगा, कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। तो ये आपका पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बन गया। और जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सबको क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लो। 913300 नहीं आएगा? 2016 में नहीं आएगा ना यार। देखो सुनो, वो अमाउंट दोबारा से बता रहा हूँ। दोबारा से सुनो। देखो, वो अमाउंट जो आपको पे करना है अगले सालों में वो आपकी लायबिलिटी। आपको पे कितना कितना करना है, प्रिंसिपल की बात में ये अमाउंट पे करना है, ये अमाउंट पे करना है, ये अमाउंट पे करना है और ये अमाउंट पे करना है। ठीक है, ये आपने टोटल पेमेंट पेमेंट करनी है। अच्छा सर 2016 के अंदर तो ये अमाउंट हम पे कर देंगे, तो ये हमारी 2016 की लायबिलिटी में तो काउंट नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने पे कर दिया। 2016 के एंड में हम ये अमाउंट क्या कर देंगे, पे कर देंगे। देखो आप लोगों के सामने मैंने ये एंट्री बनाई थी, पेमेंट वाली, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट वाली। तो ये वाला अमाउंट क्या हो रहा है, लीज लायबिलिटी में खत्म हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये वाला अमाउंट तो हम पे कर देंगे 2016 में ही। तो 2016 के अंदर जो हमारी लायबिलिटी बनेगी वो ये बनेगी, जो हमें टोटल अमाउंट पे करना होगा। ठीक है। अब 2016 के बाद जैसे ही 2017 आएगा तो 2017 के एंड में हम ये वाला अमाउंट पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 2016 में बहते हुए जो तीन अमाउंट हमने पे करने हैं, एक अमाउंट तो हम अगले साल ही पे कर रहे हैं। तो जो अगले साल पे कर रहे हो वो 2016 के लिए आपकी क्या बनेगी, करंट लायबिलिटी बनेगी। और जो उसके बाद सर हम पे कर रहे हैं आखिरी के 2 सालों में, वो हम ये अमाउंट पे कर रहे हैं। तो ये आपकी दोनों लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। ठीक है। आप क्या कर रहे होगे, आप तीनों अमाउंट को ऐड कर रहे होगे। तीनों अमाउंट को आप ऐड करोगे तो वो टोटल लायबिलिटी आपकी। अब उन टोटल लायबिलिटी में से आप सेग्रीगेट करोगे कि अगले साल कौन सी पे करनी है, वो आप अपनी करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। और जो उसके बाद आपको पे करनी है वो आप अपनी नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाओगे। क्लियर हुआ? ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल हो?